काउंट के परिवार का कचरा। अध्याय 23। लेकिन पेंड्रिक के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी कैले को जवाब दे रहा था। मानव, मैं जानता हूं कि वह कौन है। क्या तुम जानना चाहते हो? वह एल्फ था जो सराय में तुमसे बात करने वाले एल्फ के पीछे खड़ा था। मुझे सब कुछ याद है क्योंकि मैं एक महान और शक्तिशाली ड्रैगन हूं। नहीं, मैं पहले से ही जानता हूं कि वह कौन है। राउन के अनावश्यक स्पष्टीकरण से केल का मन विचलित हो गया और वह उदास हो गया। और वह ऐसा क्यों है? केल पेंड्रिक की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित था। पेंड्रिक ने अपने लबादे का हुड थोड़ा ऊपर उठाया। हालांकि उसके कान अभी भी ढके हुए थे, केल पेंड्रिक की आंखों के चारों ओर जेड आकार का निशान देख सकता था। सर, हम सराय में मिले थे। मुझे याद है कि हमने एक दूसरे से नजरें मिलाई थीं। ये सच था। पेंड्रिक की आंखों के सामने निशान देखकर केल सिहर गया था। अच्छा, ऐसा है। हालांकि केल ने अंत तक अनभिज्ञता का नाटक किया। उन्होंने अपने जवाब भी यथासंभव संक्षिप्त रखे। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा था। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। वह जितना ज्यादा किसी से बात करता, वह उतना ही ज्यादा गड़बड़ियों में फंसता जाता। केल पेंड्रिक से दूर हो गया और विपरीत दिशा में चलने लगा। वह गड्ढे के ऊपर की ओर बढ़ रहा था। उखड़ना, उखड़ना। जैसे ही उसने उन पर पैर रखा, काली चट्टानें टूट गईं। कैल के लाल बाल हवा में लहराने लगे। अब वह मेरे बारे में सोचना बंद कर देगा। बेशक केल गलत था। सर, क्या आपने कोई प्राचीन शक्ति अर्जित की है? पेंड्रिक के बोलने के बाद भी केल ने चलना नहीं रोका। हाँ, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। पेंड्रिक उस ठंडी और उदासीन आवाज को सुनकर चौंक गया। उसने उस आदमी की पीठ की ओर देखा जो दूर जा रहा था। गांव में संकट होने के बावजूद पेंड्रिक यहाँ क्यों आया? वह लावा से मिली डरावनी अनुभूति के कारण आया था। पेंड्रिक को अपनी स्थिति का एहसास था क्योंकि वह एक एल्फ था और एलिमेंटल को संभाल नहीं सकता था। उसके पास केवल दो ही चीजें थीं, उपचार और लड़ने की क्षमता। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए वह डरावना लावा एक आकर्षक शक्ति थी। वह अपने गांव की मदद करने के लिए शक्ति चाहता था। उसने सोचा कि आग उस चीज को जलाने में सक्षम हो सकती है जो एल्व्स के लिए जहर थी। हालांकि प्राचीन शक्तियां ऐसी चीजें थीं जिन्हें हासिल करने के लिए बहुत किस्मत की जरूरत होती थी। कहा जाता है कि उनके मालिक पहले से तय होते थे। माफ करें। पेंड्रिक ने केल की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। केल किसी के अपनी ओर दौड़ने की आवाज सुनकर चौंक गया। वह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? केल ने तेजी से चलना शुरू कर दिया। हालांकि वह अभी भी पेंड्रिक को जवाब दे रहा था। यह क्या है? क्या आप कृपया मुझे अपनी प्राचीन शक्ति उधार दे सकते हैं? केल ने सोचा कि उसे जवाब नहीं देना चाहिए था। केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। कोई अचानक इस तरह से हुक कैसे चला सकता है? केल ने आहें भरनी चाही, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। फिर वह चौंक गया। उसके पीछे एक एल्फ खड़ा था। पेंड्रिक ने अपना हुड नीचे कर लिया था, जिससे उसके एल्फ कान दिखने लगे थे। उपन्यास में बताया गया था कि वेल इतनी खूबसूरत थी कि वे एल्व्स को भी शर्मिंदा कर सकती थीं। हालांकि मुख्य किरदार के दल के सदस्यों में से एक के रूप में पेंड्रिक की सुंदरता अन्य एल्व्स की तुलना में अलग थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो एक एल्फ के रूप में निराशा में रहता था, जो एक एलिमेंटल को संभाल नहीं सकता था। हालांकि उसके पास अभी भी एक मरहम लगाने वाले के रूप में एक उद्देश्य था। हालांकि उसका चेहरा पीला था, केल इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि पेंड्रिक सुंदर था। क्या वह एल्फ बीमार है? वह बहुत पीला लग रहा है। हालांकि पेंड्रिक पीला दिख रहा था, लेकिन वह बीमार नहीं था। लेकिन वह निश्चित रूप से सुंदर था। केल एल्फ पेंड्रिक को घूरता रहा। इससे पेंड्रिक सोचने लगा, वह वास्तव में एक औसत व्यक्ति नहीं है। एल्फ को देखकर केल ने जरा भी संकोच नहीं किया। हालांकि केल बोल नहीं रहा था, लेकिन केल की नजरें उसे जल्दी से जल्दी समझाने के लिए कह रही थीं। चूंकि उन्होंने यह मुद्दा उठाया था, इसलिए उन्हें विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता थी। मैं एक एल्फ हूं और मैं एल्फ गांव में रहता हूं। केल ने एक आह रोक ली। उसने अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली और दूर देखने लगा, जबकि पेंड्रिक ने उसे समझाना शुरू किया। उसे लगा कि उसकी किस्मत वाकई बहुत खराब है। जब भी वह अपना घर छोड़ता था तो हमेशा गंदगी ही होती थी। उसी समय पेंड्रिक ने जो कुछ कहा, उसने केल का ध्यान खींचा। एक संगठन ने विश्व वृक्ष की शाखा चुराने के प्रयास में हमारे गांव पर आक्रमण किया है। क्या यदि आप शाखा खो देते हैं तो क्या एल्फ गांव नष्ट नहीं हो जाएगा? केल को इतना आश्चर्य हुआ कि उसने गलती से यह बात जोर से बोल दी। विश्व वृक्ष किंवदंतियों का अस्तित्व था। कहा जाता है कि अधिकांश काल्पनिक दुनियाएं विश्व वृक्ष द्वारा समर्थित हैं। हालांकि विश्व वृक्ष वास्तव में इतना भव्य अस्तित्व नहीं था।
हालांकि यह एक विशेष स्थान पर मौजूद था और प्रकृति के प्राणियों को शांतिपूर्वक रहने में मदद करता था। जहां तक एल्वेस का सवाल है, उन्होंने अपने गांव बनाने के लिए अनुमति लेकर विश्व वृक्ष की एक शाखा का इस्तेमाल किया। ये पेड़ों और प्रकृति की मदद से बनाया गया एक गांव था। उस गांव में एल्वेस रहते थे और विश्व वृक्ष की शाखा ने भ्रम जादू का इस्तेमाल करके एल्वेस को बिना किसी खतरे के रहने दिया। यदि विश्व वृक्ष की शाखा गायब हो गई तो एल्फ गांव भी गायब हो जाएगा। हाँ, ये नष्ट हो जाएगा। पेंड्रिक ने अपनी हैरानी को छिपाते हुए शांति से जवाब दिया। फिर उसने केल को और करीब से देखना शुरू किया। इस व्यक्ति को ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वह एक एल्फ है। इसका एक कारण था, वह एल्वेस के बारे में बहुत कुछ जानता है। अधिकांश लोगों के विपरीत, जिनकी एल्व्स के बारे में कल्पनाएं और जिज्ञासाएं थीं, उनके सामने खड़े इस व्यक्ति को एल्व्स और एलिमेंटल्स के बारे में कुछ जानकारी थी। यही कारण है कि एल्विस और एलिमेंटल्स वर्तमान में उस संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं। केल ने अपना भाव बनाए रखते हुए उस संगठन के बारे में पूछा। वह संगठन कौन है? हमें यकीन नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हैं जिन पर एक लाल सितारा और 5 सफेद सितारे हैं। जांच करने के बाद भी हम संगठन की पहचान निर्धारित नहीं कर पाए। पागल कमीने! केल यह नहीं बता सके कि वह संगठन, जिसे आम या ओम या जो भी कहा जाता था, ये सब क्यों कर रहा था। वे वाकई बहुत बुरे लोग हैं। उन बदमाशों को सजा मिलनी चाहिए। वे एल्वेस के घरों को नष्ट करना चाहते हैं। अगर हमारा घर नष्ट हो गया तो मैं दुनिया को नष्ट कर दूंगा। केल ने राउन की उपेक्षा की और वही पूछा जो वह पूछना चाहता था। तो फिर तुम्हें मेरी प्राचीन शक्ति की क्या आवश्यकता है? वह जानना चाहता था कि उसकी शक्ति का उनके युद्ध से क्या संबंध है। पेंड्रिक ने केल के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय स्वयं प्रश्न पूछा। क्या आप जानते हैं कि एल्विस के लिए सबसे जहरीला पदार्थ क्या है? केल को जवाब पता था। भले ही वह जवाब जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जवाब जरूर पता था। केल ने आह भरी। मृत मान के कारण एल्विस और डार्क एल्विस का एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध नहीं था। मुझे नहीं पता कि आग की यह शक्ति मृत मनुष्य को जला पाएगी या नहीं। मृत मन एल्विस के लिए जहर की तरह था। यही कारण था कि जब गार्जियन नाइट जांच करने के लिए बाहर गया था, तो उसने अपने एलिमेंटल को गांव में ही छोड़ दिया था। एलिमेंटल मृत माने से प्रभावित नहीं थे, इसलिए वे वर्तमान में एल्फ गांव की रक्षा कर रहे थे। पेंड्रिक की नज़र और भी ज्यादा गंभीर हो गई। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में एल्व्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल था। मैं अभी भी इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। कृपया हमारी मदद करें। वे मृत मान से भरे पानी का छिड़काव कर रहे हैं और यहाँ तक कि एलिमेंटल्स भी इसका ध्यान नहीं रख सकते। और मैं आपकी मदद क्यों करूं? पेंड्रिक अचानक बोल नहीं पाया। हालांकि इस समय केल किसी के बारे में सोच रहा था। वह जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, वह हमेशा दर्द में रहता था, लेकिन दर्द बहुत अधिक न होने के कारण वह जीवित रहता था। वह जादूगरनी मैरी के बारे में सोच रहा था। चूंकि वह उसे काफी इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, इसलिए क्या यह अच्छा नहीं होगा कि वह मैरी के प्रति अपने कुछ ऋण को मिटा दे, खासकर तब जब चीजें पहले से ही ऐसी ही होने वाली थीं। हम आपकी सहायता के लिए आपको पुरस्कृत करेंगे, पेंड्रिक ने जवाब देते हुए कहा कि वह लड़खड़ा गया। केल ने तुरंत ही जवाब दे दिया, इनाम। पेंड्रिक ये देखकर झिझक गया कि केल की दिलचस्पी थी। उन्हें एक इंसान को क्या देना चाहिए? एल्फ विलेज मानवीय मानकों के हिसाब से गरीब था। उनके पास पैसा, खजाना या गहने नहीं थे। उनके पास सिर्फ लकड़ी थी। हाँ सर, ये आप देखिए, आपके इनाम के लिए। कोई जरूरत नहीं है। माफ करें, प्रकृति में रहने वाले एल्व्स के पास देने के लिए पैसे या गहने नहीं होते। बेशक पेंड्रिक द हीलर और एलिमेंटल्स अभी भी उसे इनाम दे सकते हैं। हालांकि केल ने वह हिस्सा नहीं कहा। क्यों? एल्व्स को ऐसे मनुष्य पसंद हैं जो भौतिकवादी न हो। एल्व्स एक ऐसी जाति थी जो न्यूनतमवादी रहना पसंद करती थी। केल ने पहले ही अपना मन बना लिया था, खासकर तब जब राउंड कुछ समय पहले से ही उसे दृढ़तापूर्वक प्रोत्साहित कर रहा था। मानव, मैं उस जादुई भालाधारी के चेहरे पर मुक्का मारना चाहता हूँ। चूंकि उनके दल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यही कह रहा था, तो केल इस बारे में क्या कर सकता था? इसके अलावा पेंड्रिक अब तक इसलिए जीवित था क्योंकि केल ने कहानी को तोड़ मरोड़कर पेश किया था। वह नहीं चाहता था कि वह यहाँ मर जाए। इसके अलावा कुछ और भी था जिसकी केल को पुष्टि करनी थी। मैं आपकी मदद करूंगा। वास्तव में पेंड्रिक ने देखा कि वह आदमी पहली बार मुस्कुराना शुरू कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति को अनदेखा कर सकता हूं। यह एक उदासीन स्वर था, लेकिन पेंड्रिक को कृतज्ञता का एहसास होने लगा।
वह जानता था कि उसके सामने खड़े आदमी के पास उसकी मदद करने का कोई कारण नहीं था। यही कारण था कि वह उस आदमी की मदद करने की इच्छा पर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया कर रहा था। पेंड्रिक ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। हालांकि वह कुछ भी कह पाता उससे पहले ही उस आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। इसके अलावा वो संगठन उन बदमाशों जैसा लगता है जिनसे मैं पहले भी मिल चुका हूं। आपका क्या मतलब है? केल ने अन्य चोटियों की ओर देखा और बोलना शुरू किया जैसे वह अतीत को याद कर रहा हो। एक समय था जब मैं व्हेल जनजाति की मदद करने गया था। उन्होंने मरमेड्स को मरमेड जहर पूरे समुद्र में फैलाने के लिए मृत मान दिया था। बेहद भयानक। वे समुद्र और उसमें मौजूद हर चीज को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पेंड्रिक गुस्से में था और उन्होंने रोवन साम्राज्य की राजधानी में बमों का उपयोग करके लोगों को मारने की कोशिश की। मैं मुश्किल से उसे रोकने में कामयाब रहा। पेंड्रिक को अचानक एक घटना याद आ गई। रोवान किंगडम का प्लाजा आतंकवादी घटना। जब वह जांच करने के लिए बाहर गया था तो उसे पता चला था कि उसी संगठन से जुड़े प्रतीत होने वाले लोगों ने ऐसे भयानक काम करने का प्रयास किया था। उसने एक ऐसे रईस का नाम भी सुना था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास एक प्राचीन शक्ति थी। उन्होंने कहा था कि उसने अपनी प्राचीन शक्ति का इस्तेमाल नागरिकों को बचाने के लिए किया था, लेकिन थककर गिर गया था। उस व्यक्ति के बाल भी लाल थे। उद्धरण चिन्ह ... केल हेनिट्यूस। पेंड्रिक देख सकता था कि उस आदमी के चेहरे पर अभी भी एक सौम्य मुस्कान थी। तुम्हें मेरा नाम पता है? पेंड्रिक की सांस रुक नहीं सकी। ये वाकई कोई औसत इंसान नहीं था। मानव, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो जैसे कि तुम राजकुमार के साथ हो? क्या तुम किसी को ठगने की कोशिश कर रहे हो? केल को राउन की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया और पेंड्रिक से पूछा, मुझे अपने गांव का पता बताओ। मैं अपना समूह लेकर तुरंत वहां जाऊंगा। पेंड्रिक ने अपना सिर झुका लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह केल हेनिट्यूस को देख सकता था, जो पहले उससे बहुत ठंडा लगा था। अब वह धीरे से मुस्कुरा रहा था, जैसे कि एल्फ विलेज की मदद करने के लिए उसका धन्यवाद पर्याप्त मुआवजा था। बेशक केल मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह सोच रहा था कि एल्फ से कैसे ज्यादा लिया जाए। सरसराहट। केल ने महसूस किया कि जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके चेहरे के पास से पत्तियां उड़ रही थीं। टैप टैप। बिल्ली के बच्चे ऑन और होंग केल के साथ साथ पेड़ों पर कूद रहे थे। कैल निम चोई हान ने केल से संपर्क किया। केल का समूह वर्तमान में टेन फिंगर पर्वत की 7वीं और 8वीं चोटियों के बीच की घाटी की ओर बढ़ रहा था। क्या? चोई हान को केल की ठंडी प्रतिक्रिया से घबराहट होने लगी। फिर उसने अजीब सी आवाज में पूछा, क्या हमें ऐसे ही कपड़े पहनने होंगे? हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? एक कारण हमारी पहचान छिपाना है। रॉन, बीकरॉक्स और लॉक, जो कैल और चोई हान के पीछे चल रहे थे, उनकी बातचीत पर ध्यान देने लगे। कैल और चोई हान ने बिना किसी गति को कम किए बोलना जारी रखा। और अन्य कारण। चोई हान ने केल को मुस्कुराते हुए देखा। उन्हें परेशान करने के लिए। चोई हान ने अपना मुंह बंद कर लिया। उनके अनुसार केल का असली कारण आम को परेशान करना था, न कि उनकी पहचान छिपाना। चोई हान गलत नहीं थे। केल को ये गुप्त संगठन पसंद नहीं था जो शांतिपूर्वक जीने के उनके रास्ते में बाधा बन रहा था। मानव, क्या मुझे ऐसे ही दूर रहना होगा? केल ने अपना सिर हिलाया। राउन आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा था, लेकिन एक ड्रैगन होने के नाते उसे केल का सिर हिलाना देखना चाहिए था। केल ने राउन को एलिमेंटल्स की रेंज से बाहर रहने को कहा था क्योंकि वे एल्फ विलेज जा रहे थे। हालांकि राउन अभी भी पास में ही था, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे बचाया जा सके। युवा मास्टर निम, मैं ये देख सकता हूँ। रॉन की बात सुनकर केल ने अपना सिर उठाया। दूर से कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। खनक खनक धमाक। वे तलवारों के आपस में टकराने की आवाजें सुन सकते थे, साथ ही विस्फोटों की आवाज भी सुन सकते थे। कितना अजीब है। केल लॉक के कथन से सहमत थे। 7वीं और 8वीं चोटियों के बीच की घाटी में उतार चढ़ाव हो रहा था, और वे उतार चढ़ाव के बीच एक अलग स्थान को चमकते हुए देख सकते थे। वह एल्फ गांव था। कैले ने गांव के प्रवेश द्वार को देखते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की। कितनी गड़बड़ है। कुछ ऐसे तत्व भी थे जो भौतिक शरीर धारण कर चुके थे, साथ ही कुछ ऐसे एल्वेज भी थे जो गुप्त संगठन के विरुद्ध लड़ रहे थे। चल दर। केल मुस्कुराने लगा। वह जल्दी से गांव की सीमा की ओर भागा, पर कोहरे ने कैल के शरीर को ढक लिया। कैल को कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। होंग ने तुरंत कोहरे के अंदर अपना जहर फैलाना शुरू कर दिया। जहरीले कोहरे ने जल्द ही कैल के शरीर की रक्षा कर दी। मैं नेतृत्व करूंगा। बीकरॉक्स ने सफेद दस्ताने पहने और आगे बढ़ा। चोई हान पहले से ही उसके सामने था। युवा स्वामी निम, मैं चुपचाप आपके पीछे चलूंगा।
केल ने देखा कि रॉन बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। झनकार, शोर सुनकर केल ने पलटकर देखा तो पाया कि लॉक के पंजे बड़े हो गए थे। लॉक अजीब तरह से मुस्कुराया, मानो वह शर्मिंदा हो। वह अभी भी बहुत शर्मीला था। केल ने पीछे मुड़कर सामने की ओर देखा जब वह शोरगुल वाले एल्फ गांव के पास पहुंचा। बांग, उफ, चीख, मनुष्यों, जानवरों, कल्पित बौनों और तत्वों की चीखों से ये सब गड़बड़ हो गया। एल्फ गांव के भीतर के शक्तिशाली व्यक्तियों ने अचानक चलना बंद कर दिया। उनकी निगाहें सातवें शिखर की ओर चली गईं। वे देख सकते थे कि लोग सातवें शिखर से तेजी से उनकी ओर आ रहे हैं। एम और दुश्मन, एक कल्पित बौने ने अविश्वास में चिल्लाया। हालांकि कल्पित बौने ने जल्द ही अपना बचाव कर लिया। दुश्मन का एक हाथ गायब था। हाथ काटने वाला कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जो उस नए समूह के सामने था जिसे वह दुश्मन समझ रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, जब वे करीब पहुंचे तो वह इसे स्पष्ट रूप से देख सका। कौन, आप कौन हैं? दुश्मनों में से एक चिल्लाया। उनके पास काले रंग की पोशाक थी जिस पर 5 सफेद सितारे और एक लाल सितारा था। कुछ दुश्मन अविश्वास में चिल्लाने लगे। एल्वेस देख सकते थे कि सातवें शिखर से आने वाले लोगों ने जो पोशाकें पहन रखी थी वे दुश्मनों के समान ही थी, हालांकि यह एक भयानक पैच जॉब के साथ किया गया था। कुछ ही देर में वे लोग उनके पास आ गए जिन पर सितारों के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी नौसिखिए ने उन्हें सिल दिया हो। क्युंगनिम, ये वे हैं। पेंड्रिक, तुमने क्या कहा उनसे? पेंड्रिक की बातें सुनकर एल्फ की आंखें चौड़ी हो गईं। उस समय केल चुई हान और बीक्रोक्स के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा। वह एक परिचित चेहरा देख सकता था। चुई हान, जो आगे बैठे थे, ने बोलना शुरू किया। क्या वे नाराज नहीं होंगे? केल का समूह गुप्त संगठन होने का दिखावा कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने हेस द्वीप पर किया था। केल ने सहजता से जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि वे नाराज हो जाएं। क्या ये बढ़िया नहीं होगा? ये निश्चित रूप से होगा। केल ने चोई हान की प्रतिक्रिया सुनी और उस परिचित जादुई भालाधारी की ओर देखा। ये वही था जिसने सोचा था कि वह हेस द्वीप से सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन राउन के मंतीर से घायल हो गया। हाँ, जादुई भालाधारी, जिसके हाथ में भाला था, अविश्वास से आहें भरता हुआ बोला। उसने उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे हेस द्वीप से भगा दिया था, फिर आहें भरकर बोलना शुरू किया। वे मुझे पागल बना रहे हैं। खलनायक को ऐसा कुछ कहते हुए सुनकर केल मुस्कुराने लगा। आप कौन हैं? चोई हान ने जादुई भालाधारी के प्रश्न का उत्तर दिया। गुप्त संगठन। चोई हान अब अपने जवाब को लेकर बहुत आश्वस्त था। केल ने देखा कि चोई हान अपने मुखौटे के छेद से मुस्कुराना शुरू कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चोई हान मुस्कुरा रहा था। ये चोई हान के चरित्र के अनुरूप नहीं था। ये पागलों का झुंड है। वे जादुई भालाधारी की सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकते थे। वह क्रोधित और परेशान दिख रहा था। केल ने चोई हान से भी ज्यादा मुस्कुराना शुरू कर दिया। तो फिर तुम दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बुरे काम क्यों करते हो? अरे बच्चे, वे कौन हैं? कौन हैं वे? वहां 2 लोग थे जो जादुई भालाधारी के साथ काम कर रहे थे। एक लड़का था जो लगभग 12 साल का लग रहा था, साथ ही एक अधेड़ उम्र का आदमी भी था। उनमें से कोई भी जादुई भालाधारी जितना शक्तिशाली नहीं है। हालांकि युवा लड़का विशेष है। उनके कामचलाउ शक्ति संसूचक राउन ने केल को समझाया। इसके अलावा पेंड्रिक ने पहले ही इन दोनों के बारे में केल को बता दिया था। युवा लड़का एक प्रशिक्षक है। वह जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है उससे ऐसा लगता है कि वह एक युवा लड़के जैसा दिखता है। उसने उन जानवरों को बनाया जो अपनी इच्छाशक्ति खो चुके थे और उन्हें एल्व्स के खिलाफ मृत मान फैलाने के लिए मजबूर किया। मध्यम आयु वर्ग का तलवारबाज प्रशिक्षक की रक्षा करता है। वे गुप्त संगठन के सैकड़ों सैनिकों को भी देख सकते थे। उनकी तरफ से एल्व्स के पास अधिकतम 200 वयस्क एल्व्स थे। एलिमेंटल्स की मदद के बावजूद यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एल्व्स संघर्ष कर रहे थे, खासकर तब जब गुप्त संगठन उनके खिलाफ मृत मान का उपयोग कर रहा था। ह्यूम्स, आप कौन हैं और आप हमारा होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? केल ने उस प्रशिक्षित लड़के से नजरें मिलाईं जो उसकी ओर देख रहा था। कहा जाता है कि टैमर्स के पास विशेष क्षमताएं होती हैं। वे जीवित जानवरों और राक्षसों के साथ दोस्त बन सकते थे और उनके साथ मिलकर लड़ सकते थे, या वे जानवरों की इच्छाशक्ति को छीनकर उन्हें ज़ॉम्बी जैसा बना सकते थे। जिस जानवर या राक्षस की इच्छाशक्ति छीन ली जाती है वह कभी भी सामान्य स्थिति में नहीं लौट सकता। यहाँ तक कि अगर उन्हें पालतू बनाने से मुक्त भी कर दिया जाए तो वे तब तक पागल हो जाएंगे जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। ग्रर, केल ने देखा कि उस छोटे लड़के के इर्द गिर्द कई जानवर थे जिनके मुंह में मृत मैना की बोतलें थीं।
ऐसा लग रहा था कि वहां कम से कम 2 या 300 जानवर थे। ऐसा लग रहा था कि जानवरों को भी मृत मैना से जहर दिया गया था, क्योंकि उनके पूरे शरीर पर काली नसें भरी हुई थीं। घाटी में रहने वाले सभी भेड़ियों की इच्छाशक्ति तब खत्म हो गई जब छोटे लड़के की आंखें सफेद हो गईं। अभी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जानवरों को मृत माने को छोड़ने का निर्देश देने वाला पालतू लड़का है। हर बार जब वह ऐसा करता है तो वह अपने अधीनस्थों को अस्थायी रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर करता है ताकि वे मृत माने से प्रभावित न हो। इसलिए एल्वेस केवल मृत माने वाले जानवरों से बच सकते हैं और पीछे हट सकते हैं। चूंकि वे उस हमले के समय को नियंत्रित करते हैं, इसलिए हम उचित हमला करने में असमर्थ हैं। और 2 मजबूत व्यक्ति उस युवा लड़के की रक्षा कर रहे थे। यह उसी क्षण की बात है। धमाका! जानवरों में से एक अचानक फट गया। भेड़िया जो मृत माने को संभाल नहीं पाया था, वह धीरे धीरे बिना किसी निशान के गायब हो गया क्योंकि उसकी लाश से काला धुआं उठने लगा। मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। केल ने पलटकर देखा कि लॉक की आंखें लाल हो रही थीं। वहां मौजूद सभी जानवरों में से जो जानवर उस लड़के ने चुने थे, वे सभी भेड़िए, लोमड़ी या इसी तरह के जानवर थे। युवा लड़के की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। हाँ, उस आदमी के हाथों पर पंजे हैं। वह भेड़िया जनजाति से होगा। वाह, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। क्रंच! लॉक के दांत तीखे हो गए और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। चोई हान लॉक के सामने खड़ा था और उसने अपनी तलवार को अपनी आभा से ढक लिया। वश में करने वाला लड़का और अधेड़ उम्र का आदमी दोनों ही उस आभा को देखकर चौंक गए, जिससे पता चलता था कि चोई हान तलवार चलाने में माहिर है। अधेड़ उम्र के आदमी ने जादू के भाले वाले से पूछा, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने जलपरी वाली घटना में गड़बड़ी की थी? हाँ, ये वही पागल कमीने थे। एक ठंडी आवाज ने मध्यम आयु वर्ग के आदमी और जादुई भालाधारी को रोका जो एक दूसरे को देख रहे थे। तुम कमजोर लोगों के पास कहने को बहुत कुछ है। दोनों आदमी आवाज के स्रोत की ओर मुड़े। केल ने हल्की हंसी की और फिर उस ठंडी आवाज के मालिक को आदेश दिया जो उसकी ओर देख रहा था। आप लड़ सकते हैं। बीकरऑक्स ने अपने पिता का बदला लेने के लिए 4 जोड़ी सफेद दस्ताने पहन लिए। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। हालांकि बीकरऑक्स की वजह से पहली चीख नहीं निकली। आह, मेरा हाथ! गुप्त संगठन के एक सैनिक ने अचानक अपना बायां हाथ खो दिया था। वे अपने कंधे पर हाथ रखकर चिल्लाने लगे। हालांकि वे उस व्यक्ति को नहीं देख पाए जिसने उनका हाथ काट दिया था। एक पल बाद केल को अपने पीछे से एक शांत आवाज सुनाई दी। युवा मास्टर निंग, ये देखने में बहुत क्रूर दृश्य है। क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? रॉन अपराधी था। कितना धूर्त बूढ़ा आदमी था। यही कारण था कि आज केल इतना आश्वस्त था। उसने गुप्त संगठन से परे और एल्फ विलेज की सीमा की ओर देखा। एक छोटी रक्षात्मक दीवार दिखाई दे रही थी। केल ने पेंड्रिक और एल्वेस को भी खाली भाव से उनकी ओर देखते हुए देखा। केल ने एल्वेस को देखते हुए आदेश दिया, हम पहले सीमा तक पहुंचेंगे। कैल का शरीर पवन की ध्वनि का उपयोग करके आगे की ओर उछला। हमारी पहली प्राथमिकता उन्हें रोकना है। जादुई भालाधारी चिल्लाया। सैकड़ों सैनिक और जानवर कैल के समूह की ओर दौड़ पड़े। कैल ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराने लगा। जादुई भालाधारी ने आंख मिलाते ही झिझकते हुए कहा। फिर केल ने जादुई भालाधारी से बात करना शुरू किया। तुम्हें लगता है कि यह कोहरा सिर्फ दिखावा है? केल के शरीर के चारों ओर का कोहरा तेजी से फैलने लगा। ऑन और हॉर्न पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए थे। म्याऊ म्याऊ। घाटी में बिल्ली के बच्चों की ठंडी म्याऊ गूंज रही थी। सफेद कोहरा जल्दी ही लाल हो गया जब केल ने दुश्मनों पर हमला किया। हालांकि केल बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। सेना के सामने खड़े दुश्मनों ने उनकी गर्दनें पकड़ना शुरू कर दिया। उपघग! बड़ी संख्या में दुश्मनों के खिलाफ घातक जहर का इस्तेमाल करना मुश्किल था, हालांकि उन्हें लकवाग्रस्त करना संभव था। जो लोग लकवाग्रस्त होकर कैल तक पहुंचने में कामयाब रहे, उन सभी ने अपना बायां हाथ खो दिया। युवा मास्टर निम, दौड़ते समय अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। मुझे पता है। रॉन प्रत्येक हाथ में खंजर लेकर दुश्मनों के बाएं हाथ को बिना किसी हिचकिचाहट के काट रहा था। वह उन्हें न मारकर अच्छा व्यवहार कर रहा था। रॉन वर्तमान में बाएं हाथ का उपयोग कर रहा था जिसे मैरी ने उसके लिए बनाया था। हाथ, जो थोड़ा भूरा लग रहा था, उसके दाहिने हाथ के साथ तालमेल बिठाने में कोई समस्या नहीं थी। केल के हाथ में बवंडर बनने लगा। कोहरा हटाओ। कोहरा गायब हो गया। बवंडर में जहर मिला दो। बवंडर लाल हो गया। एक बिल्ली का बच्चा जो काले रंग में रंगा हुआ था, पेड़ से कूदकर केल के कंधे पर आ गिरा। वह हॉन्क था। केल ने आसमान में 2 जहरीले बवंडर छोड़े और आगे बढ़ता रहा। रॉन ने केल की रक्षा के लिए उसे अपने साथ रखा।
लॉक उनसे ज्यादा पीछे नहीं था, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए गुर्रा रहा था। ग्रर। हालांकि लॉक अपनी उन्मत्त अवस्था में नहीं आया था, लेकिन जो जानवर अपनी इच्छाशक्ति खो चुके थे वे अभी भी उसकी दहाड़ से कांप रहे थे। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें डर का एहसास कराया, क्योंकि यह वुल्फ किंग के वारिस की दहाड़ थी। लॉक ने जल्दी से केल को पकड़ लिया और पूछा, युवा मास्टर निम, क्या हम उन्हें ठीक कर सकते हैं? उस स्थिति में शायद नहीं। वे सामान्य स्थिति में नहीं लौट सकते। नहीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूँ। उन जानवरों को बचाने का तरीका था उन्हें जल्दी से मार डालना और टैमर का नियंत्रण हटा देना। अगर वे टैमर के प्रभाव से मुक्त हो जाते तो वे मृत मान से पीड़ित होते हुए पागल होते रहते। केल ने आगे बढ़ने से पहले लॉक को दूर जाते हुए देखा। वह दूर से जादू के भाले वाले को चिल्लाते हुए सुन सकता था। ये कमीने हमेशा कहाँ से निकलते रहते हैं? जादुई भालाधारी ने अपने दांत भींच लिए और चिल्लाने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, बीकरुक्स ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। चुप रहो, मैं आज अपने सारे सफेद दस्ताने इस्तेमाल करने की योजना बना रहा हूँ। झनकार। बीकरुक्स की तलवार जादुई भालाधारी के भाले से टकराए। जादुई भालाधारी ने अपने दूसरे हाथ से जादू करना शुरू कर दिया। आग का गोला। टकराना। अरे, इसलिए तो मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। जादुई भालाधारी चिल्लाया, मानो वह इससे थक गया हो। लॉक के मुंह से उसका आग का गोला आसानी से टूट गया। लॉक का हाथ एक पल के लिए जल गया, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। ये भेड़ियों की लड़ाई की शैली थी। वे बचाव के बारे में सोचे बिना लड़े। हालांकि लॉक का लक्ष्य जादुई भालाधारी नहीं था। वह उस व्यक्ति पर निशाना साध रहा था जिसकी रक्षा जादुई भालाधारी कर रहा था। जादुई भालाधारी ने तत्काल चिल्लाकर कहा, अरे अहजूसी, बेलार्ड की रक्षा करो। लॉक के तीखे पंजे टैमर पर निशाना साध रहे थे। हालांकि लॉक को रोकने वाला कोई नहीं था। मध्यम आयु वर्ग का तलवारबाज इस समय भयंकर युद्ध में था। अरे यार, ये कमीने कहाँ से आ गए? ओह, लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी अपना मुंह फड़फड़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। क्या हम इसे एक स्तर ऊपर उठाएं? चोई हान ने इत्मीनान से तलवारबाज पर हमला जारी रखा। तलवारबाज का शरीर चोटों से भर गया। हालांकि चुई हान ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसने तलवारबाज को उसकी सीमा तक धकेलते हुए बस इधर उधर देखा। बहुत खूब। हालांकि प्रशिक्षक अभी भी बिना किसी चिंता के हंस रहा था। लॉक के तीखे पंजे तुरंत प्रशिक्षक के सामने आ गए। भेड़िया पकड़ने का समय आ गया है। उस छोटे लड़के की आंखें तुरंत सफेद हो गईं। हालांकि जिस समय उसकी आंखें सफेद हुईं, उस समय कुछ ऐसा था जिसने उन्हें ढक दिया था। जब उस छोटे लड़के की आंखें सफेद हो गईं तो हमारे पक्ष के सभी भेड़ियों की इच्छाशक्ति खत्म हो गई। पेंड्रिक ने उन्हें विस्तार से इसकी जानकारी दी थी। म्याऊ। एक और बिल्ली का बच्चा जो काले रंग में रंगा हुआ था, दिखाई दिया। बिल्ली का बच्चा, जो हमेशा की तरह चांदी के रंग में रंगा हुआ था, तुरंत ही प्रशिक्षक के पास उतरा और प्रशिक्षक की आंखों को अपने कोहरे से ढक दिया। यह क्या है? पालक चिंतित हो गया। केल का पहला लक्ष्य किसी भी अन्य जानवर को पालतू बनने से रोकना था। लॉक के पंजे प्रशिक्षक की आंखों की ओर बढ़े जो कोहरे से ढकी हुई थी। झनकार। हालांकि एक छोटा खंजर था जिसने लॉक के पंजे को रोक दिया। अचानक घास की छाया से सफेद कपड़े पहने एक मम्मी जैसा हत्यारा प्रकट हुआ। हत्यारे के हाथ में खंजर एक अजीब दिशा में घूम गया और लॉक के हाथ के पिछले हिस्से पर निशाना साधा। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी उंगलियां काट देनी चाहिए। जिस क्षण हत्यारे ने ये कहा, उसने देखा कि लॉक मुस्कुरा रहा था। पेंड्रिक ने केल से निम्नलिखित बातें कही थीं। ऐसा लग रहा है कि दो लोग प्रशिक्षक की सुरक्षा कर रहे हैं। हालांकि पेंड्रिक के पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से ठीक पहले राउंड ने केल को बताया था कि जादुई भालाधारी अभी अभी आया है। उस स्थिति में वे दो लोग कौन थे जिन्हें पेंड्रिक ने प्रशिक्षक की रक्षा करते देखा था? नंबर 1, चकमा। एक आवाज ने हत्यारे को आवाज दी। उसी समय नंबर 1 नाम के व्यक्ति ने एक अलग ठंडी आवाज सुनकर अपना शरीर एक तरफ मोड़ लिया। तुम किसका क्या काटने जा रहे हो? वह चोई हान था। उसकी तलवार ने हत्यारे की पसली काट दी। उफ! हालांकि हत्यारे ने अपने हाथ से उस लड़के की गर्दन को ढक लिया और पीछे की ओर भाग गया। लॉक के पंजे सिर्फ लड़के की हथेली को खरोचने में कामयाब रहे। ओह! नंबर 1, मुझे चोट लगी है। मैं उस भेड़िए को मारने जा रहा हूँ। लड़का कोहरे में रोने लगा। टस्क! लॉक ने अपनी जीभ चटकाए और ऑन को अपनी बाहों में उठाकर बिना पीछे देखे एल्फ गांव की सीमा की ओर दौड़ पड़ा। प्रशिक्षक चिल्लाने लगा, उन छोटे कुत्तों को मार डालो। और बूढ़े आदमी की आवाज घाटी में गूंज उठी, क्योंकि जानवरों की आंखें लाल हो गई थीं। चोई हान तुरंत बीकरॉक्स की ओर बढ़ गया।
उसे केल जाना था, लेकिन उसे चिंता थी कि लड़ाई के दौरान बीकरॉक्स अपनी समझदारी खो देगा। आप कहाँ जा रहे हैं? बीकरॉक्स ने चोई हान से एक स्थिर भाव से पूछा। बीकरॉक्स जादुई भालाधारी से कमजोर था। चोई हान, जो इसी कारण से बीकरॉक्स के बारे में चिंतित था, ने पीछे मुड़कर चौंक कर पूछा, उन दस्तानों का क्या हुआ? मैं परेशान था। बीकरॉक्स, जिसने जादुई भालाधारी की ओर कुल 8 दस्ताने फेंके थे, मुस्कुरा रहा था। उन्होंने उस पल बात करना बंद कर दिया और इसके बजाय केल का पीछा करना शुरू कर दिया, जो एल्फ विलेज की सीमा पर पहुंच गया था। रॉन के गार्ड और हॉर्न के जहर की बदौलत केल दीवार पर सीधी रेखा में पहुंच गया था, जैसे वह 100 मीटर की दौड़ में भाग ले रहा हो। पेनरिक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। पेनरिक ने शून्य भाव से अपना सिर हिलाया। हाँ हाँ सर। केल ने पेनरिक के पीछे देखा तो उसे एक और परिचित चेहरा दिखाई दिया। आपको दोबारा देखकर भी अच्छा लगा। ये वही मध्यम आयु वर्ग का एल्फ था जिससे उसकी मुलाकात सराय में हुई थी, जिसका नाम था संरक्षक नग, जीत। जीत को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। वयस्क एल्वेस मजबूत थे क्योंकि वे एलिमेंटल्स को संभाल सकते थे, हालांकि वे इस स्तर पर नहीं थे। इस आदमी के पास एक तलवारबाज, एक भेड़िया जानवर, एक जहरीला कोहरा और एक अज्ञात शक्ति वाला हत्यारा था जो उसकी रक्षा कर रहा था। इसके अलावा दूसरा तलवारबाज भी जीत जितना ही शक्तिशाली लग रहा था। ये सभी मजबूत व्यक्ति एक साथ कैसे आ सकते हैं? वे सभी शाही शूरवीरों की तरह ही ताकतवर थे। जीत ने इन विशेषज्ञों का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति किल हेनिट्यूस की ओर देखा और मुश्किल से बोल पाया, हाँ सर, काफी समय हो गया है। वह अभी भी कईल के प्रति सम्मान रखता था। कईल को देखते ही जीत ने अपने एलिमेंटल से पूछा, क्या वह ड्रैगन है? नहीं, वह इंसान है, लेकिन इसमें प्रकृति की शक्ति प्रबल है। वह ड्रैगन नहीं था। हालांकि जीत ने इस महान व्यक्ति और उसके द्वारा किए गए कामों के बारे में सुना था। पेनरिक ने उसे सब कुछ समझाया था। पेनरिक ने यह भी बताया कि यह इंसान बिना किसी मुआवजे के उनकी मदद करने के लिए सहमत हो गया था। यद्यपि एल्व्स को मनुष्य पसंद नहीं थे, फिर भी उन्हें ऐसे जीवन रूप पसंद थे जो शुद्ध हो और जिनमें जिम्मेदारी की भावना हो। केल ने देखा कि सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा एल्फ उनकी ओर आ रहा था। यह एल्फ चीफ था, हालांकि दुर्भाग्य से उसके पास उसका अभिवादन करने का समय नहीं था। कैलेनिम, सभी आ गए हैं। केल ने देखा कि सभी लोग आ चुके हैं और दीवार के सामने की ओर चल पड़ा। चोई हान और बीकरॉक्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। केल आत्मविश्वास से चल रहा था, मानो वह हेनिट्यूज महल की दीवारों के ऊपर चल रहा हो। ये दीवारें इतनी जर्जर थीं कि उन्हें महल की दीवारें कहना भी मुश्किल था। वह दीवार के नीचे से जानवरों को उनकी ओर भागते हुए देख सकता था। उन्हें मार डालो, चाहे कुछ भी हो, पहले उन्हें मारना सुनिश्चित करो। मेरी प्यारी शिशु त्वचा के साथ ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वह प्रशिक्षक वास्तव में कोई बच्चा नहीं था। बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर केल ने पलटकर देखा। सभी 300 जानवर अपनी गर्दन के चारों ओर मृत माने की बोतलें लटकाए हुए उसकी ओर ऐसे दौड़े जैसे वे पागल हो गए हों। एल्वेस और भौतिक तत्व सभी डर गए। यह अब तक के हमलों से कहीं ज्यादा भयानक था। उद्धरण चिन्ह ... कईल ने, क्या ये ठीक है? पेनरिक का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने जानवरों के बीच गिरते तरल मृत माने की ओर देखा। जैसे ही तरल उस पर गिरा, जमीन काली हो गई। उस समय पेनरिक को केल की आवाज सुनाई दी, मैंने ये जानबूझकर किया। पेनरिक ने चौंककर अपना सिर घुमा लिया। माफ करें। कईल दीवार पर खड़ा था और उसके पीछे एल्फ गांव था। वह शांत दिख रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह गांव का मुखिया हो। कईल ने इस तथ्य को देखा कि केवल जानवर ही हमला कर रहे थे। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। वह अभी भी शांतचित्त है। जानवरों को पालने वाले के माथे की नसें उभर आई थीं, लेकिन उसने सैनिकों को मरे हुए जानवर से जहर नहीं दिया। गुप्त संगठन के सभी सैनिक जानवरों के पीछे तैनात थे, और उनके पीछे पीछे के रास्ते पर जानवरों को पालने वाला और रक्षकों की तिकड़ी थी। पेनरिक ने भी ये देखा और उसकी आंखें धुंधली हो गईं तथा वह भौचक्का हो गया। क्या आप पहले जानवरों और मृत मान से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं? लड़ाई उनके पक्ष में होगी यदि केल उस लावा जैसी आग का उपयोग जानवरों और उनके गले में बोतलों में बंद मृत मान को जलाने के लिए करे। तर्कसंगतता पेनरिक को बता रही थी कि यह सही निर्णय था। गार्जियन नाइट और अन्य एल्वेस सभी ने अपना मुंह बंद रखा और कईल की ओर देखा। यही कारण था कि उन्होंने कईल की सहायता मांगी थी। हालांकि वे इन जानवरों के साथ सद्भाव से रह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें इस दर्द से जल्द मुक्त करना बेहतर था। नहीं, वे कईल की शांत आवाज सुन सकते थे। कईल अपने क्षेत्र में इसका इस्तेमाल करने से पहले विनाश की आग की ताकत जानना चाहता था।
वह असली विनाश की आग की ताकत के बारे में जानने के लिए उत्सुक था, न कि उस बेकार की ताकत के बारे में जिसे एल्फ ने उपन्यास में हासिल किया था। यही कारण था कि वह एक बार पूरी ताकत से आगे बढ़ने वाला था। केल ने एल्विस की ओर मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उन पर हमला करने की योजना बना रहा हूँ। केल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। धमाका, धमाका। उसका दिल धड़क रहा था जैसे उसकी हथेली पर गुलाबी सुनहरी रोशनी उभरी हो। जादुई भालाधारी व्यक्ति चौंक गया और चिल्लाने लगा। उसे अचानक एक अशुभ अनुभूति हुई। सब लोग हमला करो। अहजुसी नंबर 1, तुम दोनों भी हमला करो। आप चाहते हैं कि हम मृत मन से गुजरें। अधेड़ उम्र के आदमी के सवाल पर जादुई भालाधारी की भौहें तन गईं। फिर उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया। यह एक आदेश है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, हत्यारे और हिचकिचाते हुए सैनिकों ने अपने होठों को दबाया और जादुई भालाधारी का आदेश सुनकर किल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, मार डालो उन्हें। उन सभी कमीनों के चेहरे नोच डालो। वह आदमी चिल्ला रहा था। यह उसी समय की बात है। रंबल। एल्वेस ने आसमान की ओर देखा। राउंड, जो आसमान में था, केल से बात करने लगा। मानव, यह क्या है? क्या मेरा यहाँ रहना ठीक रहेगा? यह उसी क्षण हुआ। बहुत खूब। राउंड आश्चर्यचकित था। बकवास। ब्लिन। उसी समय जादुई भालाधारी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी चीख डूब गई। बूम। आसमान से एक लाल बिजली गिरी। एक पल के लिए सभी को लाल रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह इतनी तेज थी कि उनके कानों में आवाज गूंजने लगी। जब वह वज्र गायब हो गया तो वे सब कुछ और सुन सके। केल झुक गया और खांसने लगा। खांसी। केल के मुंह से खून निकल रहा था। अरे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोई प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। द बर्थ ऑफ ए हीरो में यह नहीं कहा गया था कि इस शक्ति में कोई कमी थी। तब केल को याद आया कि प्राचीन शक्ति के मालिक ने क्या कहा था। यदि यह आप हैं, यदि यह आपके जैसा कोई व्यक्ति है जो इतना सारा पैसा फेंक सकता है, तो आप किसी भी चीज पर काबू पा सकेंगे। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को पिघलाने के लिए इसका इस्तेमाल करें। आप दर्द से बच जाएंगे। लानत है, वो ये क्यों नहीं कह सकता था कि इससे दर्द होगा। केल ने प्राचीन शक्ति के मालिक की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। केल ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया। टपक टपक, खून लगातार टपकता रहा। केल को अपने सिर में राउंड की आवाज सुनाई दे रही थी। वह दर्द में था। इस दुनिया में आने के बाद से उसने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया था। उफ। काला खून उसकी उंगलियों से होकर महल की दीवार पर टपकता रहा। वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वह लगातार खून थूक रहा था। खांसी का कैलेनिम। एक हाथ ने जल्दी से झुके हुए कैल को पकड़ लिया। ये चोई हान था। चोई हान ने अनजाने में कैल को खड़ा करने की कोशिश की क्योंकि उसने देखा कि कैल दीवार से गिरने वाला है। हालांकि कोई उसे ऐसा करने से रोक रहा था। रुकना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह क्या है? चोई हान और रॉन ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल ली। रॉन ने अपने चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ बोलना जारी रखा। हालांकि उसके होठों के कोने पीले थे। अगर खून गलत नली में चला जाए तो आप क्या करेंगे? चोई हान ने कैल को छोड़ दिया। उस समय चोई हान ने देखा कि एक खूनी हाथ उसकी बाह को पकड़ रहा था। ये कैल था। केल ने पीड़ा भरे भाव से चोई हान और रॉन की ओर देखा। जल्दी करो और ओह! यह शापित खून। उसके मुंह में खून भर गया जिससे वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। खून क्यों नहीं रुक रहा है? अग्नि वज्र के गिरने के बाद उसे बहुत दर्द हो रहा था। हालांकि लगभग 1 मिनट के बाद उसे दर्द नहीं रहा, क्योंकि हृदय की प्राणशक्ति ने उसे ठीक करना शुरू कर दिया था। हालांकि अभी भी 2 समस्याएं थीं। पहली, उसे अभी भी खून की खांसी आ रही थी, और दूसरी, बहुत भूख लगी है। उसे भूख लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह कुछ दिनों से भूखा है। यह उस दर्द के समान था जो किम रोक सू ने लंबे समय तक भोजन न करने की आदत डालने से पहले महसूस किया था। चोई हान, जल्दी करो और जाओ। तुम क्या कह रहे हो, केल निम? हमें पहले तुम्हारा ख्याल रखना होगा। जाओ, मेरे लिए कुछ रोटी ले आओ। मुझे बहुत भूख लगी है। केल यही कहना चाह रहा था, लेकिन चोई हान की क्रूर निगाहों ने उसे कुछ और कहने पर मजबूर कर दिया। जाओ और उस प्रशिक्षक का ख्याल रखो। जल्दी करो। उसी समय केल ने किसी के चीखने की आवाज सुनी। आह! मेरी त्वचा! यह एक बूढ़े आदमी की आवाज थी। उसे यकीन था कि यह पालतू जानवर की आवाज थी। हालांकि केल यह नहीं देख पाया कि क्या हो रहा था, क्योंकि वह झुका हुआ था और खून की खांसी कर रहा था। लेकिन वह अभी भी चीखें सुन सकता था, साथ ही जले हुए मांस की गंध भी।
हालांकि चुई हान समझ सकता था कि क्या हो रहा था। जिस स्थान पर लाल बत्ती लगी थी वह काला हो गया था और वहां बड़ी आग लगातार धधक रही थी। वह आग के ऊपर कोई भी जीव नहीं देख पा रहा था। वज्रपात की मारक क्षमता बहुत अधिक थी। गुप्त संगठन के जो सदस्य पीछे थे वे सब बिना किसी निशान के गायब हो गए। मेरी कोमल त्वचा। आह! चोई हान की निगाहें ठंडी हो गईं। वश में करने वाला और जादू का भालाधारी शायद पलक झपकाने में सफल हो गया होगा, क्योंकि वे वज्र की सीमा से बाहर से आए थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी इससे प्रभावित थे, क्योंकि जादुई भालाधारी के भूरे बाल जल चुके थे और उसका भाला गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका दाहिना हाथ भी जल गया था। मार डालो उन सबको। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। हालांकि जादुई भालाधारी को प्रशिक्षक जितना नुकसान नहीं हुआ था। पलक झपकते ही गलती हो गई होगी, क्योंकि प्रशिक्षक के हाथ में गहरी चोट लगी थी और उसका चेहरा जल गया था। चोई हान को याद आया कि एल्फ विलेज की ओर जाने से पहले कैले ने क्या कहा था। मैंने एक प्राचीन शक्ति अर्जित की है और मैं इसे आजमाना चाहता हूं। इसलिए जब हम दीवार पर पहुंच जाएं तो सभी लोग पीछे हट जाएं। यह एक अद्भुत शक्ति थी। यहां तक कि वह एक ही वार से इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसलिए चोई हान को समझ में आ गया कि क्यों एल्वेस वहां एक भावशून्य भाव के साथ खड़े थे। क्या कर रहे हो? जल्दी करो और जाओ। चोई हान ने अपनी बाह पर खिंचाव महसूस करने के बाद अपनी नजर घुमाई। वह देख सकता था कि केल की नजर अभी भी शांत थी, भले ही वह खून की खांसी को रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखें तर्कसंगत लग रही थीं। वह खून खांसते हुए चोई हान को जाने के लिए कह रहा था। जल्दी करो और जाओ। क्या तुम जानवरों को ऐसे ही तड़पने दोगे? केल ने चोई हान की बाह को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ की नसों के अनुसार ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी पकड़ में कोई ताकत नहीं थी। इससे चोई हान के चेहरे पर और भी कठोरता आ गई। राजधानी में भी उनका यही हाल था। चोई हान सोच रहा था कि कैसे कैल हमेशा दूसरों को बचाने के लिए खुद को खतरे में डालता है। कैल हमेशा मुश्किल काम खुद करने की कोशिश करता था, भले ही उसे इस तरह दर्द सहना पड़े। जब सत्ता इतनी पीड़ा देती है तो फिर इसकी परवाह किसे है कि वह शक्तिशाली है। हालांकि चुई हान ने कैल की भावनाओं को समझा। उस समय चुई हान ने अपने कान में कैल की आवाज सुनी। केवल आप ही यह कर सकते हैं। केल ने देखा कि चोई हान उसके कंधे से अपना हाथ हटा रहा है। चोई हान वास्तव में एकमात्र व्यक्ति था जो ऐसा कर सकता था। केल ने राउन से यह काम करवाने के बारे में सोचा, लेकिन राउन इस समय थोड़ा अजीब था। राउन की आवाज लगातार केल के दिमाग में गूंज रही थी। खून। वह क्या कहना चाह रहा है? राउन ठीक से बोल नहीं पा रहा था, बल्कि वह बस यही बात बार बार कहता रहा। तभी कैले ने चोई हान की आवाज सुनी। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। चोई हान गायब होने से पहले कैले की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा नहीं की। केल ने जल्द ही और भी चीखें सुनी। ये संभवतः चोई हान का काम था। केल ने अपने हाथों से खून पोंछा और पैरों में थोड़ी ताकत लगाई। फिर उसने जल्दी से आदेश दिया। रॉन, मरा हुआ आदमी। उद्धरण चिन्ह ... जी श्रीमान। रॉन का बायां हाथ, जिसे नेक्रोमेंसर मैरी ने बनाया था, मृत मान को इकट्ठा करने में सक्षम था, क्योंकि वह जीवित नहीं था। केल इस कीमती मृत मान को डार्क एल्वेस और क्राउन प्रिंस को बेचने की योजना बना रहा था। मैं यह मुफ्त पैसा नहीं छोड़ सकता। केल को मुफ्त में काम करना नापसंद था। केल ने अपना सिर घुमाने में बहुत मेहनत की। वह इतना भूखा था कि अभी ऐसा करना भी मुश्किल था। वह लॉक और बिल्ली के बच्चों को देख सकता था। जाना। हालांकि केल की उदासीन आवाज सुनकर उनके लिए चौंकना सामान्य बात थी, लेकिन लॉक तुरंत दीवार से कूद गया और चोई हान के पीछे भागने लगा। ऑन और होन, जो लॉक की बाहों में थे, केल की ओर बढ़े। म्याऊ म्याऊ। उन्होंने अपने शरीर को केल के पैरों पर रगड़ने की कोशिश की। हालांकि केल ने उनसे परहेज किया। वह नहीं चाहता था कि उनके शरीर से काला रंग निकल जाए। केल ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने अब साफ हाथ से उन्हें थपथपाया। ऑन और होंग ने अपने नुकीले दांत दिखाने से पहले कुछ और बार म्याऊं की और लॉक के पीछे चले गए। केल ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाया। आखिरकार वह दीवार के नीचे देख पाया। केल चौंक गया और एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। चाहे ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, या फिर इसलिए कि उसके सामने का दृश्य चौंकाने वाला था, केल लड़खड़ाकर एक तरफ गिर गया। क्या विनाश की आग इतनी प्रबल थी? वह जलती हुई जमीन के ऊपर आग देख सकता था। विनाश की अग्नि को पूरी शक्ति से प्रयोग करने के परिणाम केल की अपेक्षा से कहीं अधिक थे। केल लड़खड़ाते हुए सोचने लगा, ये बहुत अच्छा है।
इसकी कीमत 2 लाख चांदी के सिक्कों के बराबर थी। लेकिन अपनी संतुष्टि के विपरीत केल अपने शरीर में कोई ताकत नहीं लगा पाया। उसके पास खुद को पीछे की ओर गिरने से रोकने की भी शक्ति नहीं थी। युवा मास्टर निम, अरे! पेंड्रिक और बीक्रोक्स ने उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाईं। हालांकि केल गिरा नहीं, हालांकि वे उस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, केल, तुम नीचे नहीं गिर सकते। केल को महसूस हुआ कि कोई सिर उसकी पीठ को सहारा दे रहा है। ये ब्लैक ड्रैगन था, राउन। वह अपनी पीठ पर राउन का गोल सिर महसूस कर सकता था क्योंकि उसकी पीठ गीली होने लगी थी। राउन रोता हुआ लग रहा था। केल ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। ये तो बुरा हुआ। ड्रैगन नीचे उतर चुका था। केल ने पेंड्रिक के पीछे एल्वेज की ओर देखा। वे सभी अभी भी दीवार के नीचे खाली आंखों से देख रहे थे। हालांकि 2 एल्वेज, गार्जियन नाइट और चीफ, जो बहुत करीब आ गए थे, धीरे धीरे केल की ओर मुड़े। उसी समय 2 एल्व्स के बगल में स्थित एलिमेंटल्स, एक अर्ध पारदर्शी ब्लू एलिमेंटल और एक सफेद एलिमेंटल, दोनों डर से कांपने लगे। केल निम, क्या तुम ठीक हो? पेंड्रिक का हाथ सफेद रोशनी से ढका हुआ था। यह उसकी उपचार शक्ति थी। पेंड्रिक का हाथ तुरंत केल की पीठ की ओर बढ़ा, लेकिन वह किसी अदृश्य चीज से टकरा गया। क्या? पेंड्रिक ने आश्चर्य से बुदबुदाया। बस एक ड्रैगन का शरीर। केल ने पेंड्रिक का ध्यान बटाने के लिए उससे बात करना शुरू कर दिया। केल को पहले की तरह खून नहीं बह रहा था, लेकिन उसके मुंह के कोने से थोड़ा खून अभी भी रिस रहा था। एक बार जब हम उस पालतू जानवर से छुटकारा पा लेंगे तो मुझे लगता है कि एल्विस के लिए जानवरों की देखभाल करना बेहतर होगा। वे लंबे समय से आप सभी के साथ रह रहे हैं। पेंड्रिक ने हिलना बंद कर दिया। उसने केल की ओर देखा और केल के शांत व्यवहार को देखकर उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि केल ने उस लाल वज्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वह शक्ति जिसे फेंकने के लिए उसे अपनी खुद की ताकत का त्याग करना पड़ा था, जानवरों पर। उसे जानवरों पर दया आ रही थी। उन्होंने ये कठिन और पीड़ादायक तरीका इसलिए अपनाया था ताकि एल्वेस, जो लंबे समय से जानवरों के साथ सद्भाव से रह रहे थे, शांतिपूर्वक उन्हें अलविदा कह सकें। केल ने पेंड्रिक की नज़र को नज़रअंदाज कर दिया और सोचने लगा कि उसे ये सब कैसे करना पड़ा, जबकि वह भूखा था। केल ने दीवार के नीचे की ओर देखा। हाँ, पेंड्रिक ने देखा कि केल ने युद्ध के मैदान को देखते हुए आह भरते हुए हंसी निकाली। मैंने एक कठिन रास्ता चुना। चोई हान और बाकी लोग बहुत अच्छी तरह से लड़ रहे थे। केल देख सकता था कि चोई हान की काली आभा ने टैमा के पेट को चीर दिया था। खून, ब्राउन, आओ मेरी रक्षा करो। अरे, टकराना। चोई हान ने चतुराई से जादुई भालाधारी की तलवार को चकमा दिया। जादुई भालाधारी ने हमला करने के लिए अपने अधीनस्थों में से एक से तलवार ली थी, क्योंकि उसका भाला कैल के वज्र से नष्ट हो गया था। मैं पहले से ही उन गोरी जुड़वा बहनों की वजह से व्यस्त हूँ। ये कमीने हमेशा मेरे रास्ते में क्यों आते हैं? जादुई भालाधारी ने अपनी तलवार को इस तरह घुमाया कि ऐसा लगा कि वह अपनी हताशा को बाहर निकालना चाहता है। हालांकि उसके हमले चोई हान पर नहीं पड़े। केल ने उदासीन चोई हान से दूर देखा और दूसरों को देखा, जो भी लड़ रहे थे। उसके वहां न होने पर लॉक, बिल्ली के बच्चे और यहां तक कि रॉन भी पानी में मछली की तरह थे। वास्तव में इसका वर्णन करने के लिए क्रूर शब्द अधिक उपयुक्त होगा। वे सभी बिना किसी रोक टोक के लड़ रहे थे। युद्ध का मैदान खून से भर गया था। ये दृश्य देखकर केल डर गया और उसे पश्चाताप हुआ। मैंने बिना किसी कारण के इसमें कदम रखा। हाँ, उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने बिना किसी कारण के ही कठिन रास्ता चुना। विनाश की आग की शक्ति का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ने के बाद अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए केल को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसे बस इतना करना था कि अपने अधीन इन विशेषज्ञों का उपयोग करना था। केल को बिना किसी ताकत के वहां खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा था। वह सोना चाहता था, हालांकि उसे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन वह सच में खाना चाहता था। यह पहली बार था जब हृदय की प्राणशक्ति प्राप्त करने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह बेहोश होने वाला है। पेंड्रिक, जिसने केल की कड़वी मुस्कान को किसी अन्य कारण से गलत समझा था, अंततः बोलना शुरू करने से पहले अपने चेहरे पर जटिल भाव के साथ कई बार हिचकिचाया। उद्धरण चिन्ह ... हम आपके और बाकी सभी लोगों के उपकार को कभी नहीं भूलेंगे, युवा मास्टर निम। हालांकि कैले पेंड्रिक के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दे सके। तुम पागल कमीने! कैल के पास पहुंचे बीक्रोक्स ने अपनी तलवार घुमाते हुए जोर से चिल्लाया। कैल ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक सफेद पट्टी बंधी हुई थी। वह हत्यारा नंबर 1 था। ऐसा लग रहा था कि लाल बिजली गिरने के दौरान वह पीछे देखे बिना ही आगे की ओर भाग गया था। वह इतना छिपकर चल रहा था कि वह बीक्रोक्स की नज़र में आए बिना ही निकल गया।
केल ने पट्टी के नीचे दिखाई देने वाली आंखों से आंख मिलाई। उस पल उसने अपने सिर में एक गुस्से वाली आवाज सुनी। आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह रो रही हो। मैं उसे मार डालूंगा। इसके साथ ही सफेद पट्टी पीछे की ओर उड़ गई। केल ने उस व्यक्ति को घूर कर देखा जिसे बिना छुए ही पीछे फेंक दिया गया था। बीकरॉक्स को अपनी तलवार घुमाने की जरूरत नहीं थी। राउंड ने अपनी ताकत लगा दी थी। हवा में तैरती सफेद पट्टी डर के मारे हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। यह क्या है? तुम जादूगर हो? केल ने अपने उत्तर के बारे में सोचा, लेकिन उसे जोर से नहीं कहा। नहीं, एक ड्रैगन। एक क्रूर आवाज उसके दिमाग में बोलती रही। मैं उनमें से किसी को भी कभी माफ नहीं करूंगा। केल को आश्चर्य हुआ कि राउंड जिन उनके बारे में बात कर रहा था, वे कौन थे? मानव, मैं सामने नहीं आऊंगा जैसा कि तुमने कहा था, लेकिन बदले में तुम मत देखना। तुम्हारे जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए देखना मुश्किल होगा। केल ने खुशी खुशी वैसा ही किया जैसा राउंड ने कहा था। उसने कुछ कहना भी सुनिश्चित किया ताकि राउंड पागल न हो जाए। ठीक है, मैं झपकी लेने जा रहा हूं। केल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अब उसके पास अपनी आंखें खुली रखने की भी ताकत नहीं थी। केल को लगा कि गोल सरीसृप का सिर और पंजे उसके शरीर को सहारा दे रहे हैं और वह सो गया। घाटी में एक करुण चीख गूंज उठी। टकराना। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फट गया हो। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कोई मानव शरीर फट गया हो। केल ने सोचा कि क्या उसे अपनी आंखें खोलकर देखना चाहिए। हालांकि उसने एल्फ विलेज में उनके आने से पहले ही उन्हें आदेश दे दिए थे। जीत उनके हाथ में होने के कारण वह जानता था कि ये लोग, जो उससे ज्यादा ताकतवर थे, सब कुछ संभाल लेंगे। एक महान और शक्तिशाली प्राणी की सुरक्षा। इस नई आवाज को सुनकर केल बेहोश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे प्रार्थना करते समय उसका शरीर धीरे धीरे नीचे रखा जा रहा हो। उसने प्रार्थना की कि जब वह उठे तो उसे कम से कम एक रोटी का टुकड़ा मिल सके। हालांकि जब केल को होश आया तो वह एक बेहद खूबसूरत, लगभग अभिभूत कर देने वाले फूलों के बगीचे में लेटा हुआ था। उसके सिर पर एक अजीबोगरीब पत्तों का मुकुट भी था। ये विश्व वृक्ष की पत्तियों से बना एक मुकुट था। केल को ये सोचकर घबराहट हो रही थी कि क्या हो रहा है। होश में आने पर केल को ऐसा लगा जैसे वह दलदल से बाहर आ रहा है। उसने याद करने की कोशिश की कि क्या हुआ था। मुझे बेहोशी छा गई। उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी और वह बेहोश हो गया। केल को एहसास हुआ कि अब उसे अपनी आंखें खोलने का समय आ गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने सिर में एक आवाज सुन सकता था। 3, 2, 1। आधा, आधा का आधा। मानव, मैं 100 से उल्टी गिनती शुरू करूंगा। 0 तक पहुंचने से पहले उठ जाओ, नहीं तो मैं इस महाद्वीप को नष्ट कर दूंगा। 100, 99, 98। केल ने राउंड की आवाज सुनी और तुरंत अपनी आंखें खोली। उसने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। फूलों का बगीचा। हवा में फूलों की पंखुड़ियां तैर रही थीं। राउंड की आवाज उसके कानों में सुनाई दे रही थी। N95। वह आवाज जो फुसफुसाहट की तरह शांत थी, सदमे में लग रही थी। केल ने अपना सिर नीचे किया। आवाज उसके पेट के ऊपर से आई थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और अपने पेट पर किसी अदृश्य चीज को महसूस किया। ये राउंड था। क्या वह पूरे समय यही रहा है? केल को ये सोचकर डर लगा कि यह ब्लैक ड्रैगन पूरे समय अपनी उल्टी गिनती कैसे दोहराता रहा होगा। केल ने राउंड की पीठ थपथपाते हुए स्वाभाविक रूप से ठंडी सरीसृप त्वचा को महसूस किया। दूसरे लोग सोचेंगे कि वह पतली हवा थपथपा रहा था। फिर उसने अपनी नजर घुमा ली। उसने जो पहला चेहरा देखा वह रॉन का ही क्यों था। रॉन, जिसकी सौम्य मुस्कान गायब थी, वह कठोर दिख रहा था क्योंकि उसने अपना काम रोक दिया और कैल पर ध्यान केंद्रित किया। रॉन जो कर रहा था उससे कैल डर गया। उद्धरण ... वह अपनी धार क्यों तेज कर रहा है? रॉन फूलों के बगीचे की सीमा पर अपने खंजर को तेज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने खंजर से सारा खून साफ कर दिया है, क्योंकि वह नीले आसमान के नीचे चमक रहा था। केल को लगा कि उसे छूने से ही उसकी त्वचा कट जाएगी। केल तब तक शून्य भाव से देखता रहा जब तक कि राउंड की आवाज सुनने के बाद उसने अपनी नजरें दूसरी ओर नहीं घुमा ली। मानव, तुम 3 दिन तक बेहोश क्यों रहे? मैं ऐसे सैकड़ों वज्र बना सकता हूं। ऐसा फिर कभी मत करना। कमजोरों को कमजोरों की तरह ही जीना चाहिए। 3 दिन। मैं 3 दिन तक बेहोश रही। कैल निम। वह जाग गया। वह अंततः जाग गया। म्याऊ। केल ने देखा कि चोईहान, ऑन, होंग और बाकी सभी लोग उसकी ओर दौड़ रहे थे। उन्हें देखते ही केल की भौहें तन गईं। वे अभी भी क्यों परेशानी में हैं? राउंड ने कहा था कि 3 दिन हो गए हैं। केल ने चोईहान और लॉक को देखा,
जो अभी भी काले कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने शरीर से सूखा खून भी नहीं साफ किया है। फिर उसने खुद को देखा और राहत महसूस की। हालांकि उसने भी काले रंग का परिधान पहना हुआ था, लेकिन उस पर खून या गंदगी नहीं थी। मैंने तुम्हें अपने जादू से साफ कर दिया। मैं एक साफ ड्रैगन हूँ। राउंड वाकई सबसे अच्छा था। केल देख सकता था कि ऑन और हॉर्न के शरीर पर अभी भी काला रंग लगा हुआ था। हालांकि वह नहीं उठा, क्योंकि उठना भी कष्टप्रद था। आखिरकार तुम जाग ही गए। चोई हान ने सभी की ओर से बात की। उनकी आवाज में राहत और प्रशंसा का मिश्रण था। पिछले 3 दिनों से चोई हान और बाकी लोग उसके साथ ही रहे। एल्वेस ने उन्हें बताया था कि यह एक सुरक्षित स्थान है और उन पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि न तो चोई हान और न ही बाकी लोग उन पर आसानी से भरोसा कर सकते थे। आखिरकार वे सभी किसी न किसी तरह के भरोसे के मुद्दे के साथ बड़े हुए थे। चोई हान ने कईल से नजरें मिलाईं। कईल की नजरें पूछ रही थीं कि वे कहाँ हैं। ये सही था। चोई हान को देखते हुए कईल के दिमाग में निश्चित रूप से यही बात थी। मैं यहाँ इस तरह क्यों देख रहा हूँ? चोई हान ने केल के प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोलना शुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ जीवन, शक्ति और प्राकृतिक शक्ति सबसे ज्यादा है। एल्वेस ने हमें बताया कि यह ठीक होने के लिए सबसे अच्छी जगह है। केल को जल्दी ही समझ आ गया कि यह एल्फ विलेज का फूल बाग था जिसका वर्णन उपन्यास में किया गया था। विश्व वृक्ष की शाखा इस फूल बाग के पास ही थी। केल ने अपना कमजोर हाथ उसके सिर को छूने के लिए आगे बढ़ाया। वह उत्सुक था कि उसके सिर पर क्या है। ऐसा लग रहा था कि यह विश्व वृक्ष की पत्तियों से बना एक मुकुट है। केल ने जैसे ही अपने सिर पर पत्तियों को महसूस किया, वह मुस्कुराने लगा। वे मुझे सर्वोत्तम संभव उपचार दे रहे हैं। एल्वेस ने एक इंसान को विश्व वृक्ष की पत्तियों से बना एक मुकुट प्रदान किया था और उसे विश्व वृक्ष की शाखा के सबसे नजदीकी स्थान पर रख दिया था। यह उस उपचार से परे था जो वे उनकी मदद के लिए उसे देते। इसका केवल एक ही उत्तर था। केल को वह चौंका देने वाली आवाज याद आ गई जो उसने बेहोश होने से ठीक पहले सुनी थी। एक महान और शक्तिशाली प्राणी की सुरक्षा। एल्फ गांव के मुखिया को ड्रैगन के अस्तित्व का एहसास हो गया था। समस्या ये थी कि क्या सिर्फ उसे ही राउंड के बारे में पता था या फिर बाकी सभी को भी। केल ने अपने पेट की ओर इशारा किया। चोई हान ने केल की नजरें चुरा लीं। केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। चोई हान ने बगीचे में लगे फूलों को छूना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से धीमी आवाज में कहा ताकि कोई और न सुन सके। हम किसी ने राउंड को नहीं देखा है, लेकिन प्रमुख और संरक्षक नाइट को उसके आसपास होने के बारे में पता है। केल ने चोई हान से नजरें मिलाते हुए पूछा। सिर्फ वे दोनों? चोई हान, जिसने केल की ओर देखा था, ने उत्तर देते समय फिर से अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा लीं। अन्य लोगों को संभवतः इसकी आशंका है। केल को राउंड के मन में बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी। मैंने कभी खुद को नहीं दिखाया। मैंने अपना वादा निभाया। मैं चुपचाप तुम्हारे बगल में रहा, इंसान। जब चीफ ने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन हो चुके थे। वह बहुत लंबे समय से बाहर था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि जब वह बाहर था तो इन मूर्खों ने क्या किया होगा। केल ने चोई हान को नजरअंदाज कर दिया, जो उससे नजरें नहीं मिला रहा था, और उसने हर व्यक्ति को देखने में समय लगाया, ऑन और हॉर्न से शुरू करके, फिर लॉक और बीक्रोक से, और अंत में रॉन पर। युवा मास्टर नेम, क्या आप में बोलने की ताकत है? रॉन के सवाल पर सभी लोग कईल की ओर देखने लगे। वह खून की खांसी के बाद बेहोश हो गया था। वे जानते थे कि कईल एक अच्छा इंसान था जो दूसरों की मदद करना पसंद करता था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि कईल को इधर उधर घूमना और चोट खाना पसंद नहीं था। केल ने इतनी ताकत लगाई थी कि वह बेहोश हो गया। वे सभी इतने सदमे में थे कि उनके दिमाग खाली हो गए। उन्होंने केल के होठों पर ध्यान केंद्रित किया, जो धीरे धीरे खुलने लगे थे। यह उसकी हमेशा की तरह उदासीन आवाज थी जो बहुत ठंडी लग रही थी। किसी को चोट तो नहीं लगी? रॉन धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। ऑन और हॉन्ग ने म्याऊं म्याऊं की और अपने चेहरे कईल के शरीर पर रगड़ने लगे। उनके शरीर पर लगा सारा काला रंग कईल के कपड़ों पर लग गया। हाँ सर, किसी को चोट नहीं लगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, युवा मास्टर निम। चिंता? केल ने आश्चर्य से उत्तर दिया। ये स्वाभाविक है। चोई हान को चोट लगने के लिए दुश्मन को वेल राजघराने के स्तर की ताकत की आवश्यकता होगी। उनके लिए चोट न लगना स्वाभाविक ही था। चोई हान को देखकर केल को गुस्सा आने लगा, जो मुस्कुरा रहा था। वह बीक्रोक्स को देखकर भी परेशान हो रहा था, जो धीरे धीरे अपने खून से सने सफेद दस्ताने उतार रहा था। साथ ही रॉन, जो फिर से एक सौम्य बूढ़ा आदमी होने का नाटक कर रहा था। केल ने चोई हान की झूठी खांसी सुनकर उसकी ओर देखा।
उसे उठना था। उसे लगा कि उसने काफी ताकत हासिल कर ली है, हालांकि ये फूलों का बगीचा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक नर्म था। कईल निम, चोई हान ने बोलना शुरू करने से पहले एक नकली खांसी निकाली। उसे 3 दिन पहले की लड़ाई के नतीजों की रिपोर्ट कईल को देनी थी। उन्होंने चीजों का ठीक से ख्याल रखा था, लेकिन वे शायद थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गए थे। सभी लोग दूर हो गए ताकि कईल से नजरें न मिलाएं। 3 दिन पहले हुई लड़ाई के बाद सभी दुश्मन पीछे हट गए। नंबर 1, हत्यारा मर चुका है, जबकि जादुई भालाधारी भविष्य में अपने निचले शरीर को हिला नहीं पाएगा। जहां तक वश में करने वाले की बात है, चोई हान को अपने चेहरे के सामने कईल की हथेली दिखाई दे रही थी। चोई हान ने इस इशारे पर बात करना बंद कर दिया जो उसे बात करना बंद करने के लिए कह रहा था, और उसने कईल की ओर देखा। कईल का चेहरा स्वस्थ लग रहा था, लेकिन थका हुआ था। मुझे भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह ... माफ करें, मांस। वह एल्फ विलेज में मांस की तलाश कर रहा था, जहां केवल सब्जियां थीं। बेहोश होने से पहले उसे रोटी का एक टुकड़ा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसे कुछ मांस की जरूरत है। उसकी ताकत वापस आ गई थी, लेकिन भूख का एहसास अभी भी खत्म नहीं हुआ था। केल ने आत्मविश्वास से भ्रमित चोई हान को जवाब दिया। कुछ दिनों तक इस्तेमाल न किए जाने के कारण उसकी आवाज फट रही थी। उनसे कहो कि थोड़ा मांस लेकर आए। उसी क्षण बीकरॉक्स उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। जैसा कि शेफ से उम्मीद थी, पहली बार कईल को बीकरॉक्स भरोसेमंद लगा। कईल ने देखा कि बीकरॉक्स ने दस्ताने की नई जोड़ी पहन ली और खाना बनाने के लिए चला गया, इससे पहले कि कईल ने धीरे से अपना शरीर ऊपर उठाया। प्लॉप, पत्तियों का मुकुट उसकी जांघों पर गिर गया। विश्व वृक्ष की पत्तियों से बना मुकुट अब हरा हो गया था, बिल्कुल सामान्य पत्तियों की तरह। अगर ऑरोरा के रंग का वर्णन करने के लिए कोई रंग होता तो वह यही होता। केल को यह सोचकर अजीब लगा कि पिछले 3 दिनों से वह पत्तों का ये सुंदर और पवित्र मुकुट पहने हुए यहाँ कैसे लेटा हुआ था। इसीलिए उसने सिर्फ 2 उंगलियों से मुकुट उठाया और फूलों के बगीचे के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। पहले तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बीकरॉक्स के जाते ही कुछ लोग वहां आ गए। केल ने उनकी ओर देखा और बोलना शुरू किया। मैं बिस्तर पर लेटना चाहता हूँ। समूह के सामने एल्फ चीफ कैनरिया थी, जो पेनरिक के साथ उपन्यास में एक आवर्ती चरित्र थी। उसके सफेद बाल अच्छी तरह से कंघी किए हुए थे और जब वह झुकी तो उसके झुर्रियों वाले बूढ़े चेहरे पर मुस्कान थी। मैं हमारे सम्मानित अतिथि के लिए एक उपयुक्त घर का प्रबंध करूंगा, जिसे एक महान और शक्तिशाली व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है। यह अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार था। चोई हान पिछले 3 दिनों से ये सब देख रहा था, लेकिन फिर भी वह इस अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार से थोड़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। हालांकि उन्होंने एल्व्स की मदद की थी, लेकिन सम्मान का ये स्तर उनके हक से परे लग रहा था। उसने अवचेतन रूप से केल की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। वह जानता था कि केल को इस तरह का व्यवहार पसंद नहीं है, यहां तक कि महल में भी। हालांकि चोई हान केल की इसी तरह की हरकतों पर अपना मुंह बंद ही रख सकता था। जरूर, वह अपने हाथ में मुकुट घुमाते हुए सहजता से उत्तर दे रहा था, जैसे ये स्वाभाविक हो। जिस तरह से आगे लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि केल एक ड्रैगन था। केल को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लिया था। हालांकि घर को देखने के बाद उसे थोड़ा अजीब लगा। यह एल्फ गांव के सबसे बड़े पेड़ में छेद करके बनाया गया घर था। बड़े पेड़ के अंदर बना घर जादुई था। केल ने चीफ कैनेरिया की ओर देखा। यह मेरा घर है। मुखिया ने उसे अपना घर दे दिया था। ये पूरे गांव में सबसे अच्छा घर था। केल एक क्षण के लिए झिझका, फिर आत्मविश्वास से बोलना शुरू किया। क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? इतने अच्छे घर को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। केल, जो पत्तों से बने एक मुलायम सोफे पर बैठा था, रोटी खाते हुए पिछले 3 दिनों में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बाकी कहानी सुन रहा था। केल ने फलों के रस का गिलास उठाया जो रॉन ने उसे दिया था, जबकि उसने चोई हान, कैनरिया, जीत और पेनरिक को देखा, जो सभी उसके सामने बैठे थे। जादुई भालाधारी के साथ टेलीपोर्ट होने से पहले प्रशिक्षक ने अपनी आंखें खो दी और बेहोश हो गया। केल ने युद्ध के परिणाम दोहराए थे। जादुई भालाधारी ने अपना भाला खो दिया और उसके पैर घायल हो गए, इसलिए उम्मीद है कि वह भविष्य में अपने निचले शरीर का उपयोग नहीं कर पाएगा। उनमें से केवल 2 ही भागने में सफल रहे, जबकि मध्यम आयु वर्ग के तलवारबाज और संगठन के कुछ सदस्य कैद हैं। बाकी के लिए वे मर चुके थे। जानवर भी मर चुके थे। केल ने चीफ कैनरिया से नजरें मिलाईं। उसकी नजर इतनी बुद्धिमान थी कि सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता था जो कई सालों तक जीवित रहा हो। फिर उसने फिर से बोलना शुरू किया। तो अब हम जा सकते हैं।
सब कुछ ठीक हो जाने के बाद उन्हें अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं थी। पेनरिक चौंका और बोलना शुरू कर दिया, हमें पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। केल का समूह एल्वेज की अपेक्षा से कहीं आगे निकल गया था। हालांकि पेनरिक ने देखा कि केल ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया था। कोई जरूरत नहीं, एल्वेज के पास गांव और सीमाओं को बहाल करने के लिए पर्याप्त मुद्दे होंगे, इसलिए मैं कुछ भी कैसे मान सकता हूं। मैं इतना खुश हूं कि मेरे समूह के किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची। पेनरिक की पुतलियां कांपने लगीं। पिछली बार भी उसे ऐसा ही महसूस हुआ था, लेकिन कोई इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। उसने सुना था कि कुलीन लोग लालची होते हैं और सत्ता चाहते हैं, लेकिन वह सारी जानकारी गलत लग रही थी। उसी समय पेनरिक ने चीफ को बोलते हुए सुना, मैं समझ सकता हूं कि आपके पास ड्रैगन का संरक्षण क्यों है। पेनरिक चौंक गया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह महान और शक्तिशाली प्राणी एक ड्रैगन था। चीफ और गार्जियन नाइट ने संदिग्ध एल्वेज से एक भी बात नहीं कही थी। चीफ ने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद सब कुछ समझ में आ गया। दुश्मनों को नष्ट करने वाली वह जबरदस्त प्राकृतिक शक्ति ड्रैगन की थी। हालांकि देवता मौजूद थे, लेकिन एल्वेज का मानना था कि ड्रैगन ही देवता थे जो उनके साथ दुनिया में रहते थे। केल एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रक्षा एक ऐसे प्राणी द्वारा की जाती थी जो सभी जीवित प्राणियों का देवता था। मुझे यकीन है कि कोई कारण है कि ड्रैगन निम खुद को प्रकट किए बिना आपके बगल में घूम रहा है। चीफ कैनरिया कैले का निरीक्षण कर रहे थे। ड्रैगन अपनी पहचान छिपा रहा था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का खुलासा कर दिया था। उसके जैसा कोई व्यक्ति जो लंबे समय से जीवित था, स्वाभाविक रूप से ड्रैगन के इरादे को समझ गया। वह नहीं चाहता कि हम उसकी पूजा करें। हालांकि वह शायद चाहता है कि हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम उसके साथ करते हैं। जब पेनरिक ने कहा था कि एक इंसान उनकी मदद करने आ रहा है, तो वह पहले तो संशय में थी। हालांकि अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके पास ड्रैगन का प्यार और सुरक्षा थी, खासकर केल जैसा व्यक्ति जिसने एल्व्स और वर्ल्ड ट्री की इस हद तक रक्षा की थी कि उससे खून की खांसी आ गई थी, हम ऐसा कर सकते हैं। वह धीरे धीरे बोलने लगी, मैं मानता हूं कि ड्रैगन निम के संरक्षण में रहने वाले व्यक्ति के रूप में आपके पास सब कुछ सुनने की योग्यता है। योग्यता? केल ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। वह बस इतना करना चाहता था कि जाने से पहले एल्फ विलेज से जितना हो सके उतना ले जाए। केल ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, पकड़ना, ऐसा लगता है कि वे विश्व वृक्ष की तलाश में हैं। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, रुको। केल की पुतलियां हिलने लगीं। चीफ कैनरिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जब उसने केल की प्रतिक्रिया देखी। विश्व वृक्ष का स्थान ज्ञात नहीं है। लगभग कोई भी मनुष्य इसके बारे में नहीं जानता। हालांकि केल को स्थान पता था। विश्व वृक्ष 5 निश्चित क्षेत्रों में से अंतिम क्षेत्र निराशा की घाटी में था। इस स्थान के बारे में केवल कुछ ही एल्वेज को पता था। उद्धरण चिन्ह ... यह ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में लोगों को जानने की जरूरत है। केल ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे स्थान का पता नहीं था। वह एल्फ चीफ के जरिए भी पता नहीं लगाना चाहता था। हालांकि चीफ ने गलतफहमी जताई होगी, क्योंकि वह मुस्कुराने लगी। आप सही कह रहे हैं, लेकिन लालची इंसान हमेशा लोकेशन जानना चाहते हैं, इस बार उस संगठन की तरह। लेकिन इसके विपरीत किस्म के लोग भी जरूर होंगे। उसे लगा कि ये दयालु आदमी जो बिना किसी लाभ की इच्छा के खुद को बलिदान करने को तैयार है, उसे सब कुछ पता होना चाहिए। इसके अलावा उसके बगल में एक ड्रैगन भी था। ये तथ्य कि एक ड्रैगन जो अपने स्वार्थ के लिए जानी जाने वाली जाती है, किसी और के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार थी, इसका मतलब था कि यह मानव अपनी तरह का पहला व्यक्ति था। वह एक ऐसा नायक होगा जिसके बारे में सदियों तक बात की जाएगी। प्राचीन किंवदंतियों में मानव नायकों के साथ हमेशा एक संरक्षक ड्रैगन होता था, यही कारण था। दुख की बात है कि मनुष्य इन प्राचीन किंवदंतियों के बारे में भूल गए थे। ड्रैगन केवल दृढ़ इच्छाशक्ति वाले प्रतिभाशाली मनुष्यों की ही सहायता करते थे। हालांकि इस बार ऐसा लगता है कि ड्रैगन ने एक कमजोर व्यक्ति को चुना है। लेकिन वह ऐसा व्यक्ति है जिसने कई प्राचीन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कई भाग्यशाली मुठभेड़ों का सामना किया है। भविष्य में उसके जितना भाग्यशाली कोई नहीं होगा। चीफ तुरंत मुद्दे पर आ गए। इसलिए हम स्थिति को संभालने के लिए पेनरिक को सर गोल्ड ड्रैगन निम के पास भेजने की योजना बना रहे हैं। विश्व वृक्ष के चारों ओर की सुरक्षा वर्तमान में उसके जादू से नियंत्रित है। केल झेप गया। उसने अभी क्या कहा? स्वर्ण ड्रैगन। राउंड ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दिखाई। ये डार्क एल्फ मेयर से अलग था। चीफ कैनरिया को दूसरे ड्रैगन का स्थान पता लग रहा था। उद्धरण ... मैं अनभिज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ।
स्वाभाविक रूप से केल दूसरे ड्रैगन का स्थान जानना नहीं चाहता था, खासकर इसलिए क्योंकि यह विश्ववृक्ष से संबंधित था। बेशक अगर विश्ववृक्ष पश्चिमी महाद्वीप से गायब हो जाता तो कुछ भी बड़ा नहीं होता। मानव, मैं उत्सुक हूँ। हालांकि राउन उत्सुक था। उससे पूछो, मुझे ड्रैगन के बारे में जानने की उत्सुकता है। इस ड्रैगन ने दूसरे ड्रैगन के लिए इतनी उत्सुकता क्यों दिखाए? उनकी जाति सिर्फ खुद को पसंद करने के लिए जानी जाती थी। केल ने आखिरकार पूछने से पहले काफी देर तक हिचकिचाहट दिखाए। पेनरिक कहाँ जाएगा? उसने सीधे तौर पर ड्रैगन की खो का स्थान नहीं पूछा। केल को उम्मीद थी कि चीफ ये कहकर सवाल का जवाब देने से बचेंगे कि यह उनका काम नहीं है। हालांकि चीफ ने तुरंत जवाब दिया, वह विपर किंगडम में है। जैसे ही राउन ने मन ही मन चिल्लाना शुरू किया, केल के कंधे हिल गए। मानव, क्या हमें उस बेवकूफ को वह चीज बेचने नहीं जाना चाहिए? हमें मैजिक टॉवर को भी नष्ट करना होगा। राउन सही था। उन्हें विटिरा से मिलना था और फिर टूनका से मिलने के लिए विपर किंगडम जाना था। इससे लाभ मिलने की संभावना थी और एक मैजिक टॉवर को उड़ा दिया जाना था। ओह, राउन उत्साहित था। मैंने अपने आप को कहां फंसा लिया? केल के दिमाग में बस यही विचार था। ड्रैगन, ये राउन के अलावा एक और ड्रैगन था। केल किसी अन्य ड्रैगन से मिलना नहीं चाहता था। ज्यादातर काल्पनिक उपन्यासों में पुराने ड्रैगन ऐसे पात्र होते थे जो सहायक के रूप में काम करते थे और जो उपन्यास में किसी महत्वपूर्ण बिंदु के लिए एमसी को कुंजी देते थे। हालांकि द बर्थ ऑफ ए हीरो में ड्रैगन सिर्फ अहंकारी और घमंडी प्राणी थे। क्या उपन्यास में यह नहीं कहा गया था कि यहाँ के सभी ड्रैगन बहुत स्वार्थी थे? राउन एक अपवाद था। केल को चिंता होने लगी और वह भौचक्का हो गया। मुझे पता है कि इस दुनिया में मेरे जितना महान और शक्तिशाली कोई ड्रैगन नहीं है, लेकिन मैं उत्सुक हूं। हर किसी की अपनी जाति के अन्य सदस्य हैं, सिवाय मेरे। राउन के मुझे छोड़कर कहने पर केल झेप गया। अच्छा, तुम भी एक तरह के हो। तुमसे कमजोर कोई और नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ। केल के मुंह से एक गहरी आह निकली। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा साफ किया और सोचना जारी रखा। चीजें इस तरह क्यों खत्म हुई? उसने योजना के अनुसार काम किया था, तो फिर ये सारी दूसरी चीजें उसके रास्ते में क्यों आती रहीं? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके साथ ड्रैगन और एमसी चोई हान दोनों थे? राउन की चिंतित आवाज कैले के सिर में गूंज उठी। मानव, क्या तुम फिर बीमार हो? हाँ। केल ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढकते हुए एल्फ प्रमुख से पूछा। क्या आप हमें स्थान बता सकते हैं? अरे हाँ। चीफ कैनरिया केल के सवाल पर मुस्कुराने लगी। वह एक प्रशंसक की तरह लग रही थी जो अपनी दो पसंदीदा हस्तियों को एक दूसरे से मिलते हुए देखने वाली थी। कैले ने जब अपना हाथ नीचे करके कैनेरिया के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे संदेह होने लगा। क्या ड्रैगन का व्यक्तित्व अच्छा है? मैं ऐसे पूजनीय व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर बोलने का साहस नहीं कर सकता। वे सभी महान और शक्तिशाली व्यक्ति हैं। केल को ड्रैगन उपासकों से ऐसा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। क्या यह एक वयस्क ड्रैगन है? वह एक प्राचीन ड्रैगन निम है। वह एक मिलनसार ड्रैगन भी है। एक बूढ़ा ड्रैगन। कैनरिया ने जब सुना कि ड्रैगन एक प्राचीन ड्रैगन था तो राउन ने भी यही कहा। दूसरी ओर केल की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। एक मिलनसार ड्रैगन अभी भी एक स्वार्थी ड्रैगन है। लेकिन केल को अभी भी थोड़ी राहत मिली थी। चीफ कैनरिया के शब्दों का मतलब था कि गोल्ड ड्रैगन कम से कम राउन के प्रति कुछ जिज्ञासा दिखाएगा। मैं अपनी महानता साबित करूंगा, राउन मेरू। राउन की प्रतिक्रिया सुनकर केल ने अपनी सांस रोक ली। क्या राउन जैसा मूर्ख ड्रैगन एक प्राचीन ड्रैगन के सामने बच पाएगा? वह वास्तव में थोड़ा चिंतित था। हालांकि ये चिंता जल्द ही गायब हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चीफ कैनरिया ने आगे जो कहा। हालांकि मैं चिंतित हूं क्योंकि एक प्राचीन ड्रैगन के रूप में ड्रैगन निम अपने स्वास्थ्य से जूझ रहा है। मुझे उम्मीद है कि एक और ड्रैगन निम को देखकर वह खुश हो जाएगा और उसे कुछ ताकत हासिल करने में मदद मिलेगी। शुक्र है वह ड्रैगन कमजोर था। इससे केल की चिंता कम हो गई क्योंकि उसे लगा कि वे भागने में सक्षम होंगे, भले ही राउन इस गोल्ड ड्रैगन के साथ लड़ाई में उलझ जाए। अगर सब कुछ विफल हो जाए तो हम भाग सकते हैं। अगर राउन चोईहान और बाकी लोगों को अपने साथ ले जाता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। केल ने इस बात पर विचार किया कि वह इतना मजबूत समूह लेकर कैसे जा सकता है कि वह उस प्राचीन ड्रैगन को हरा सके। हालांकि कैनरिया ने फिर से मुस्कुराना और बोलना शुरू कर दिया। मेरा मानना है कि जब दो ड्रैगन निम्स मिलेंगे तो यह एक खूबसूरत दृश्य होगा। सुंदर। केल को चिंता थी कि खून बहेगा, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता पैदा हो गई। गार्जियन नाइट ने अपनी आंखों से चीफ को इशारा किया। उसकी नजर देखकर कैनरिया के चेहरे पर थोड़ी कठोरता आ गई। फिर वह कैले से नजर मिलाने के लिए मुड़ी।
युवा मास्टर निम, क्या ये संभव है? कैनरिया ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे कईल को बुरा लगा। कईल ने रोटी का एक और टुकड़ा उठाया और फिर से खाना शुरू कर दिया। क्या आप तलवारबाज से मिल सकते हैं? तुम लानत एल्वेस। केल ने रोटी का एक और टुकड़ा खाया और वे बातें भी निगल ली जो वह एल्स से कहना चाहता था। इन कल्पित बोनों ने उसे कुछ नहीं दिया, बल्कि उससे सामान मांगते रहे। भले ही केल कहता रहा कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या यह उचित नहीं है कि जब भी कोई चीज मांगे तो उसके साथ कुछ लाया जाए? उपन्यास में भी वे ऐसे ही थे। इस चीफ ने चोई हान को काफी काम पर लगा दिया था। केल ने सोचा कि चीफ एक रैकून की तरह है। उसने कोई इनाम नहीं दिया और कहा कि भौतिकवादी लालच बुरा है, लेकिन फिर भी उसने बहुत मदद मांगी। स्वाभाविक रूप से केल की कैनरिया द्वारा ठगे जाने की कोई योजना नहीं थी। केल ने उदासीन भाव से कैनरिया की ओर देखा। मुझे उससे मिलने की क्या जरूरत है? केल के उदासीन भाव को देखने और उसकी ठंडी आवाज सुनने के बाद कैनरिया ने सावधानी से बोलना शुरू किया। वह पहले कभी किसी इंसान के साथ इतनी सतर्क नहीं रही थी। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी रक्षा एक ड्रैगन कर रहा था। वह महान और शक्तिशाली ड्रैगन शायद अभी उन्हें देख रहा था। तलवारबाज कुछ भी नहीं बताएगा, चाहे हम उससे कितनी भी पूछताछ करें। तुमने कहा था कि तुम उनकी पहचान नहीं जानते, लेकिन हमें लगा कि तुम उनसे और जानकारी हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम उनसे पहले ही 3 बार निपट चुके हो। कैनरिया ने देखा कि केल रोटी चबा रहा था और उसे देख रहा था। रोटी खा रहा ये रईस मुस्कुराने से पहले रोटी का टुकड़ा खा गया। यह उसकी अपनी मुस्कान के समान थी। मैं आपकी केवल इस अनुरोध तक ही सहायता करूंगा, क्योंकि यह सभी के लाभ के लिए है। कैनरिया का चेहरा अजीब हो गया। हालांकि केल ने उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाए, बल्कि वह दूसरों की तरफ देखते हुए बोलता रहा। पेनड्रिक, क्या तुम सहमत नहीं हो? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हर कोई अच्छी तरह से रह सके, जब तक ये हमारी क्षमता के भीतर है। आप सही कह रहे हैं, युवा मास्टर निम। हाँ, बिना किसी भौतिक लाभ के एक दूसरे की मदद करना वाकई बहुत अच्छा है। आप भी हमारी बात से सहमत हैं, है न, गार्जियन नाइट निम? केल के अचानक पूछे गए प्रश्न से संरक्षक शूरवीर हड़बड़ा गया तथा अपनी मुद्रा ठीक करके जवाब देने लगा। अहम, हाँ बिल्कुल। मैं कभी किसी युवा मास्टर निम अहम किसी अन्य इंसान से नहीं मिला जो इस तरह के कामों का मूल्य जानता हो। आप निश्चित रूप से ड्रैगन निम के संरक्षण के हकदार हैं। वास्तव में, जैसा कि आपने कहा, गार्जियन नाइट निम, ऐसे कर्मों का बदला केवल कर्म से ही चुकाया जा सकता है। केल के सौम्य व्यवहार के विपरीत उसके शब्दों का चयन बहुत ही विशिष्ट था। हालांकि उसकी कोमल मुस्कान ने दोनों एल्वेस को केवल वही सुनने को दिया जो उन्हें लगा कि एक दयालु व्यक्ति के शब्द हैं। पेनड्रिक ने जोर से जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं। दिल भौतिकवादी चीजों से नहीं भरा जा सकता। पेनड्रिक उस प्रकार की प्रतिक्रिया दिखा रहा था जैसी केल चाहता था। अच्छा अच्छा, तो अगली बार आप सभी को मेरी मदद करने के लिए अपना सब कुछ देना होगा। अपने आंतरिक विचारों को साझा करने के बजाय केल ने चीफ की ओर देखा और ऐसी मुस्कुराहट बिखेरी जो चीफ की मुस्कुराहट से भी अधिक दयालु लग रही थी। एल्फ विलेज में उनके शारीरिक श्रम के अलावा लेने के लिए कुछ भी नहीं था। एल्व्स को काम पर लगाने का मतलब ये भी था कि वह एलिमेंटल्स को भी काम पर लगाएगा। क्या उसे उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने उनकी मदद की थी? इसके अलावा एल्फ विलेज रोआन किंगडम और ब्रेक किंगडम के बीच एक बेहतरीन स्थान पर था। मानव, तुम राजकुमार के सामने ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या उन्होंने कुछ गलत किया है? राउन के शब्दों का जवाब देने के बजाय केल अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। चलो हम तुरंत चलें। केल और चीफ ने आंख से संपर्क बनाया। क्या हमें आवश्यकता पड़ने पर यथाशीघ्र सहायता करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? चीफ का चेहरा फिर से अजीब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने बैठा इंसान उस पर दबाव डाल रहा हो कि वह जो कहे वही करे। वह दबाव के स्रोत को भी महसूस कर सकती थी। कितनी अनोखी प्राचीन शक्ति है। यह अज्ञात प्राचीन शक्ति उस पर दबाव डाल रही थी। उसे केल दिलचस्प लगा। उसके पास बेजोड़ किस्मत, एक अनोखी प्राचीन शक्ति थी और उनका भाषण भी प्रभावशाली है। केल की तरह कैनरिया भी उठ खड़ी हुई। वह पेनड्रिक और गार्जियन नाइट की आंखों में उत्सुकता देख सकती थी जब वे केल को देख रहे थे। अन्य एल्वेस के चेहरों पर भी शायद ऐसे ही भाव होंगे। यह एक दिलचस्प इंसान था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह एल्व्स की जिज्ञासाओं को प्राप्त करके क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह भी जिज्ञासु थी, लेकिन वह कैल के साथ रहना जारी नहीं रख सकती थी। दुर्भाग्यवश मुझे पुनःस्थापन स्थल पर वापस जाना है, इसलिए पेनड्रिक आपको वहां तक ले जाएगा। अच्छा ऐसा है। केल ने पेनड्रिक से आंख से संपर्क बनाया।
क्या हम चलेंगे? जी श्रीमान। पेंड्रिक ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। कैल और बाकी लोग आगे बढ़ने लगे। हालांकि कैल ने जल्द ही चलना बंद कर दिया। आह, क्या बात है, युवा मास्टर निम। केल ने जवाब देते हुए अपने जादुई थैले में खोजबीन की। सभी लोग मास्क लगाएं। केल ने खाने के लिए जो मुखौटा उतारा था वह वापस आ गया था। समूह ने सामूहिक आह भरी और फिर अपने मुखौटे भी उतार दिए। जब सभी ने अपने मुखौटे पहन लिए तो केल ने उन्हें कुछ आदेश दिए। पेंड्रिक ने पहले तो मूकदर्शक बनकर देखा, फिर कैले समूह को जो करने के लिए कह रहा था उससे झिझक गया, लेकिन जल्द ही कैले के कहने पर उसने चलना शुरू कर दिया। हम जा सकते हैं? हाँ हाँ सर। केल पेंड्रिक का पीछा करते हुए चीफ के निवास के पीछे चला गया। वे पहले से फूलों के बगीचे की विपरीत दिशा में जा रहे थे। जल्द ही एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया और पत्थर के नीचे भूमिगत कमरे में प्रवेश करने के बाद केल की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। इस स्थान का वर्णन उपन्यास में कभी नहीं किया गया था। केल ने सोचा था कि एल्विस ने गुप्त संगठन के तलवारबाज को कैद करने के बाद कुछ साधारण पूछताछ की होगी। ये वह नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। केल के सामने वाला भूमिगत कमरा खून से रंगा हुआ था। इसे भूमिगत जेल कहना ज्यादा उचित लगा। केल को नहीं पता था कि एल्विस तलवारबाज को यातना देंगे। केल ने अपने विश्वास की पुष्टि की कि रूढ़िवादिता बेकार है, इससे पहले कि वह अपनी थोड़ी से इशारा करता और पेंड्रिक को देखता। जब वह ऐसा है तो हम बातचीत कैसे कर सकते हैं? वह पेंड्रिक के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। भूमिगत जेल की रखवाली कर रहे एल्विस भी अजीब तरह से मुस्कुराए। केल देख सकता था कि मध्यम आयु वर्ग का तलवारबाज लगभग पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि वह अपने पैरों को मुड़े हुए तथा शरीर पर खून से लथपथ बैठा था। चोई हान ने कहा कि उसने उसे लकवा मार दिया। केल ने यातना देने वाले औजारों के साथ एल्फ की ओर देखा और नीचे झुकते हुए कुछ बुदबुदाया। एल्व्स और मनुष्य, वे सभी एक समान हैं। केल के शब्दों से पेंड्रिक झेप गया। इस व्यक्ति के शब्द, जिसमें कोई लालच नहीं था और जो बस सबको बचाने के लिए आगे बढ़ा था, ठंडे और तीखे लगे। पेंड्रिक, क्या तुम बाकी एल्व्स को बाहर भेज सकते हो? तुम रुक सकते हो? मैं शांति से बातचीत करना चाहता हूँ। हाँ सर, मैं समझ गया। पेंड्रिक ने गार्ड को इशारा किया, जो जल्द ही कमरे से बाहर निकल गए। जब पेंड्रिक ऐसा कर रहा था तब केल खून से लथपथ आदमी को देख रहा था। वह जादूगर और जादुई भालाधारी के साथ था। यह तलवारबाज अपनी उम्र के हिसाब से काफी प्रतिभाशाली लग रहा था। क्या आपको उसका नाम मालूम है? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा है, पेंड्रिक ने जवाब देते हुए बड़बड़ाया। केल को यह अजीब लगा कि पेंड्रिक जैसा चिकित्सक इस जेल में शांति से खड़ा रह सकता है, जबकि उसने अपनी नजरें फिर से मध्यम आयु वर्ग के तलवारबाज पर घुमाई। यह उसी क्षण हुआ कि हे, तलवारबाज अचानक हंसने लगा। ये काफी डरावनी हंसी थी। हालांकि केल ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से बोला, मुझे खुशी है कि तुम सोने का नाटक नहीं कर रहे हो। उसी समय बीकरऑक्स ने भी अपनी बात में हस्तक्षेप किया। उसका नाम बालबुड है। अधेड़ उम्र के तलवारबाज बालबुड की हंसी तुरंत बंद हो गई। केल ने बीकरऑक्स की ओर रुख किया और चौंक गया। बीकरऑक्स ने किसी समय नए सफेद दस्ताने पहन लिए थे और उसके हाथ में एक तेज खंजर था। बीकरऑक्स ने केल के हैरान करने वाले भाव को गलत समझा और खुद को समझाया। युद्ध के दौरान जादुई भालाधारी ने उसे यही नाम दिया था। ऐसा लगता है कि वह प्रशिक्षक की रक्षा के लिए जिम्मेदार था। हालांकि उसके नाम की प्रशिक्षक के नाम से समानता के आधार पर वह बस एक बेकार उपकरण की तरह लगता है। हे वह। जैसे ही बीकरऑक्स ने बोलना समाप्त किया, तलवारबाज हंसने लगा। हालांकि उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। केल की आवाज तलवारबाज बालबुड तक पहुंची, जो जमीन की ओर देख रहा था। तुम कुछ नहीं बोलोगे? हालांकि बालबुड ने बोलना शुरू कर दिया, जो कि केल की उम्मीदों के विपरीत था। अभी अभी बालबुड ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसे एल्विस की परवाह नहीं थी। हालांकि वह इन लोगों के बारे में उत्सुक था। उनके पास अभी भी वही मुखौटे और परेशान करने वाली नकली वर्दी थी, जैसे कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हों। आखिर तुम कौन हो? हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत किसने की? बालबुड ने दांत पीसना शुरू कर दिया। उसने पहले कभी ऐसे विशेषज्ञ नहीं देखे थे, इसलिए उसे ये सब इतना अनुचित लगा। वह मरने से पहले जानना चाहता था कि वे कौन थे। हालांकि बालबुड ने केल को मुखौटे के पीछे मुस्कुराते हुए देखा। ये वही व्यक्ति था जो लाल वज्र छोड़ने के बाद बेहोश हो गया था। उसे विश्वास था कि यह आदमी नेता है। उस आदमी ने एक ही शब्द कहा, हाथ। बालबुड की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने केल की नजर से बचने के लिए अपना सिर पीछे की ओर झुकाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हाथ उसके बालों को खींचने लगा।
ये केल नहीं बल्कि बीकरॉक्स था, जिसके सफेद दस्ताने बालबुड के बालों पर लगे खून से लाल हो रहे थे। अपना सिर स्थिर रखते हुए बालबुड के पास केल को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले कि बालबुड अपनी आंखें बंद कर पाता, केल ने धीरे से पूछा, मुझे लगता है पूर्वी महाद्वीप पर्याप्त नहीं था। केल ने बालबुड के चेहरे पर चिंता देखी। तुम क्या बकवास कर रहे हो सूर्य देव। हालांकि केल ने वही कहना जारी रखा जो वह कहना चाहता था। उसने तय किया कि जब तक मौका है वह सभी सवाल पूछेगा। रोआन, वुल्फ जनजाति, जलपरियां और साम्राज्य। जलपरियां शायद समुद्री मार्गों के लिए थीं, लेकिन आपने रोआन साम्राज्य और साम्राज्य को ही क्यों लक्ष्य बनाया? केल ने बालबट से नजरें मिलाईं, जो पूर्वी महाद्वीप का जिक्र करने के बाद से ही चिंतित लग रहा था। बालबुड ने भौहें सिकोड़नी शुरू कर दी। उसे पता नहीं था कि यह व्यक्ति कौन था और न ही उसे आम पूर्वी महाद्वीप और साथ ही पश्चिमी महाद्वीप पर उनकी गतिविधियों के बारे में कैसे पता चला। जैसे ही उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी, उसने अपने होठों को हल्के से काट लिया और वह मुस्कुराने लगा। हे, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा? बलबुद ने अपनी जीभ हिलाकर अपने मुंह में कड़वा स्वाद महसूस किया। जैसे ही वह इस कैप्सूल को फोड़ेगा, उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। बलबुद ये सोचकर हंसने लगा कि वह बिना कुछ बताए खुद को कैसे मार डालेगा। उसने अपनी उग्र निगाहों से केल को उकसाया जब वह अपने मुंह में रखे छोटे कैप्सूल को काटने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। उफ। अधेड़ उम्र के तलवारबाज बालबुड ने अचानक घुरघुराहट की। उसने मुखौटे के पीछे की आंखों को अर्धचंद्राकार में बदलते देखा। यदि आप सोचते हैं कि ऐसी विधि काम करेगी तो आप मुझे बहुत नीची नजर से देख रहे हैं। म्याऊ। लाल बिल्ली का बच्चा अपना मुखौटा हटाकर धीरे धीरे सबके सामने आया। ऑन और हॉर्न स्वाभाविक रूप से केल के साथ थे। बालबट, जो नीचे नहीं देख सकता था क्योंकि बीकरॉक्स अपना सिर ऊपर उठाए हुए था, अपने पैरों के चारों ओर कोहरे को नहीं देख पा रहा था। वे लकवाग्रस्त करने वाला जहर इस्तेमाल कर रहे थे। उफ, खांसी। बालबुड का शरीर कांप रहा था जब एक सफेद दस्ताना उसके मुंह में गया और छोटे कैप्सूल को बाहर निकाला गया। ये जादुई यंत्र है, मैं इसका विश्लेषण करूंगा। केल ने अपनी नजर वापस बालबट की ओर घुमाई जब उसने देखा कि बीकरॉक्स अपना सफेद दस्ताना साफ कर रहा है और छोटा कैप्सूल रख रहा है। वह बालबट की ओर देखते हुए मुस्कुराया, जो लकवाग्रस्त करने वाले जहर से धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। आप मुझसे ऐसी सामान्य प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं कर सकते। केल ने कई उपन्यास पढ़े थे कि कैसे एमसी को पकड़े गए दुश्मनों से कोई जानकारी नहीं मिल पाती क्योंकि दुश्मन खुद को मारने के लिए जहर या किसी छिपे हुए उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि वह किसी कहानी का एमसी नहीं था, इसलिए केल जानकारी का इतना निराशाजनक नुकसान नहीं उठाना चाहता था। ये देखकर कि बालबट अंततः अपनी चेतना खो चुका है, वह उठ खड़ा हुआ और धीरे से पेंड्रिक से बात करने लगा, जो उसकी ओर देख रहा था। सभी की जान कीमती है। क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हमने उससे मरने से पहले बचा लिया? पेंड्रिक अचानक भूल गया कि वह क्या कहने जा रहा था।